गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के लिए 100 क्वेश्चन सीरीज को लेके आऊँ। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखे होंगे पूरे के पूरे 18 सेट को मैं अपलोड कर चुका हूँ विथ डिस्कशन। और मैथ्स का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन और साइंस का क्वेश्चन को मैं अपने अकॉर्डिंग सॉल्व किया हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा और काफ़ी ट्रिक में मैं दिया हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आप लोग बीच में क्या लिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं और मेरा प्रोसेस देखिएगा, कहीं ना कहीं आप लोग को फ्रूटफुल होगा। तो पहला देखिए, ये आप लोग का रीजनिंग का क्वेश्चन है, NSPKHMJE। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कॉम्बिनेशन रख रहा है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एन लिख रहा, फर्स्ट वाला सबका लिख रहा है, फिर पी लिख रहा, फिर एच लिख रहा, उसके बाद जे लिख रहा, क्लियर है। उसके नीचे देखिए एस है, फिर के है, फिर एम है, फिर ये ई है। अब आप लोगों को देखना है, सबसे पहले एन से पी अगर जाते हैं, एन से पी जाते हैं तो ऑलमोस्टली 2 ऐड हो रहा, तो यहाँ पे +2 कर दिए। पी से एच के लिए हम लोग क्या -8 हो रहा, फिर एच से क्या है 2 इंक्रीज कर रहा। तो अगला में हम लोग जाए तो -8 करेंगे। जस्ट एक सेम एस से आप लोगों को के जाना है, तो आप लोग फोकस किए तो -8 हो रहा। के से एम में जाना है तो आप लोग के एल एम यानी +2 हो रहा। फिर देखिए एम से ही जाना है तो -8 हो रहा, तो अगला में क्या करेंगे +2 कर देंगे। अब आप लोग को सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले फ्रेंड जे था, तो जे में -8 करेंगे तो जे में कितना होता है 10 होता है। 10 में से 8 याद कितना बचेगा बी, तो बी हम लोग का 2 होता है, ई होता है 5, 5 है 2 कितना होता है 7, 7 में क्या होता है 7। तो इसका राइट आंसर होगा बी जी। क्या होगा बी एंड जी। तो ऑलमोस्टली देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर का संबंध धरती का स्वर्ग को बोलते हैं, कुल्लू को देवताओं की घाटी बोलते हैं, तो दार्जिलिंग को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड दार्जिलिंग को बोलते हैं पहाड़ों का शहर। क्या बोलते हैं पहाड़ों का शहर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्या बोला, ए बी का पिता है, सॉरी बोला ए बी का पिता है। तो देखिए हम लोग पिता, तो सबसे पहले पी को फर्स्ट जनरेशन माने, किसका पिता है बी का, तो ए बी को पिता माने। पिता तो हम लोग प्लस का सिंबल दे दिए। फिर लिख रहा बी सी का भाई है, चलिए बी यानी कि भाई है तो ये भी प्लस का सिंबल दे दिए, किसका ये सी का। सी डी की बहन है तो ये माइनस कर दें, किसकी बहन है डी का। अब लिख रहा डी ई की पत्नी, यानी ये डी भी माइनस में है, आपका किसका पत्नी है फ्रेंड, तो ई का, तो ये यानी कि क्या हो गया पति है। अब क्वेश्चन लिख रहा एफ ई की माँ है, चलिए एफ को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ क्या ई की माँ है। फिर लिखा जी एफ का पति है, तो यानी ये दोनों पति पत्नी है, जी एफ का पति है। अब क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ई का ए से क्या संबंध है। और मोस्टली आप लोग ई का ए से देखिए, यहाँ से आप लोग दोनों का संबंध देखिएगा। सबसे पहले सेकेंड जनरेशन में जा रहा है, क्लियर है। तो देखिए ना ही बहन होगा, बहन नहीं होगा। अब बोला ई का ए से, तो देखिए ई तो आप लोग का क्या आ रहा प्लस में आ रहा, तो चाहिए प्लस में ही होता, माँ भी आप लोग का नहीं हो सकता है। फिर देखिए पिता, पिता तो सेकेंड जनरेशन में हो नहीं सकता है, तो ऑलमोस्टली देखिए ई का बोला ए से, तो देखिए ये आप लोग का हो जाएगा बेटी का पति हो जाएगा। क्या हो गया बेटी का पति हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। 6 मित्र एलेक्स, ब्रेंट, चार्ली, डेविड, एरिल और फ्रैंक एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। एलेक्स ब्रेंट के ठीक दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर बैठा है। चार्ली और डेविड के बीच में फ्रैंक बैठा है। चार्ली एरिक के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो डेविड के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। सबसे पहले स्टेप्स के क्वेश्चन को लेकर आके जो फ्रेंड देखिए टोटल लोग कितने बैठे हैं 6। अब यहाँ पे कैसा वृत्ताकार है, अब देखिए बाहर की ओर, तो जब भी बाहर के लिए कंसेप्ट होता है तो आप लोग ऑलमोस्टली पढ़े हुए। देखिए मैं कंसेप्ट को बता देता हूँ। सबसे पहले टोटल 6 लोग को बैठाना है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6, इस टाइप से आप लोग को लाइन खींचना है। और हम लोग देखेंगे सबसे पहले बोल रहे हैं यहाँ पे एलेक्स ब्रांड के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग मान लें ब्रांड को, किसको मान लें ब्रांड को, तो ब्रांड के ठीक दाईं ओर, इसका दाईं ओर नीचे जाएंगे तो ये क्या होगा एलेक्स होगा, इसके ठीक दाईं ओर बैठ गया। अब इसके साथ साथ बोल रहा है आप लोग को देख सकते हैं चार्ली और डेविड के बीच में, केवल के बीच में फ्रैंक बैठा है, चार्ली और डेविड के बीच में। तो चलिए चार्ली और डेविड को मानना है, तो अभी आप लोग को चार्ली और डेविड को किसी को नहीं मानेंगे। फिर बोला चार्ली और एरिक के ठीक दाईं ओर बैठा है। अभी इसके बारे में डेविड के ठीक दाईं ओर कौन बैठा। सबसे पहले फिर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे डेविड को बैठाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो देखिए डेविड के बगल में कौन था, तो ऑलमोस्टली लिख रहा देखिए डेविड। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं डेविड और चार्ली के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे डेविड था तो हम लोग चार्ली बैठा दिए, क्लियर है। और डेविड और चार्ली के बीच में कौन बैठा था, तो यहाँ पे लिखा फ्रैंक लिख रहा, तो मैं यहाँ पे फ्रैंक लिख दिया हूँ। तो ऑलमोस्टली यहाँ पे क्या बचेगा आप लोग का, तो यहाँ पे जो बचेगा आप लोग का एग्रिक बचेगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा डेविड के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो डेविड। तो डेविड को अगर आप लोग देखते हैं तो डेविड के ठीक दाईं ओर, तो ऑलमोस्टली अगर डेविड के ठीक दाईं ओर जाएगा तो क्या लिखा ब्रांड लिख रहा। तो राइट आंसर आएगा तो ऑप्शन नंबर ब्रांड है, ऑप्शन बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, निम्नांकित आकृति का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए सबसे पहले बोला कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार है, तो खिलाड़ी के बारे में बोला। तो देखिए खिलाड़ी आप लोग का किस में आ रहा, स्क्वायर में आ रहा। तो देखिए हम लोग खिलाड़ी के बारे में देखिए क्या बोल रहा है, कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार है। तो देखिए संगीतकार आप लोग का ये येलो कैप में हो गया। अब बोल रहा कितने खिलाड़ी
तो खिलाड़ी आप लोग को देखिए सर्कल के बीच में, तो सर्कल को कर दिए, क्लियर है। अब बोला कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार है। अब देखिए छात्र के बारे में बोल रहा, तो हम लोग छात्र के बारे में क्या कहते हैं, रेट्स इसको लेते हैं। अब देखिए आप लोग को कॉमन देखना हो क्या दिख रहा, कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार है। ऑलमोस्टली अगर आप लोग देखिए तो इसमें कॉमन बीच में क्या आ रहा था, तो 6 आ रहा था। तो राइट आंसर देखिए बीच में 6 आ रहा था, तो राइट आंसर होगा 6 होगा, क्या होगा 6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप लोग का क्वेश्चन आ गया बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। क्वेश्चन को मैं काफ़ी डिटेल से समझाऊंगा जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। 4H देखिए 4H 5H 9H किस पेंसिल का उदाहरण होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ पेंसिल को कुल 3 भाग में बांटा गया, जिसमें से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ ये 4H से लेकर अगर 9H तक जाता है तो उसे बोलते हैं हार्ड पेंसिल। क्या बोलते हैं, हार्ड पेंसिल। H फॉर हार्ड याद कर लीजिएगा, क्लियर है। तो हार्ड को हिंदी में बोलते हैं कठोर, तो राइट आंसर होगा कठोर पेंसिल, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं सबसे कठोर पेंसिल क्या होता है, तो याद रखिए सबसे कठोर पेंसिल जो होता है वो 9H होगा। क्या होता है, 9H सबसे कठोर होता है, ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और इस पेंसिल का जो हम लोग प्रयोग करते हैं हल्की लाइनों को खींचने में करते हैं, याद रखिए इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, हल्की लाइनों को खींचने में करते हैं। और याद रखिए पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट और काओ आलेख से मिलकर बना होता है। पेंसिल का जो सिक्का होता है फ्रेंड्स वो याद रखिए ग्रेफाइट का बनता है। किसका बनता है, ग्रेफाइट के साथ साथ काओ लाइन का बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काओ लाइन का से मिलकर बनता है। और बी ग्रेड का पेंसिल काफ़ी सॉफ्ट होता है, बी ग्रेड का पेंसिल क्या होता है, सॉफ्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी ड्राइंग शीट की चौड़ाई 594 mm है तो इसकी लंबाई क्या होगी। सबसे पहले मैं आप लोग को एक BIS के अनुसार एक ड्राइंग शीट बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग इसको याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहले एक होता है A0, उसके बाद होता है A1 होता है, उसके बाद होता है A2 और भी चलता रहता है कंटिन्यूस तक A3। आप लोग यहाँ से याद करें। सबसे पहले A0 के लिए लिखना चाहते हैं ड्राइंग का शीट का आकार, तो सबसे पहले इसका लिखते हैं 841 इंटू लिखते हैं A11 A10 लिखते हैं, क्लियर है। अगला क्लियर हम लोग जाते हैं तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो ये जो आप लोग का वैल्यू इसका हाफ कर देते हैं, तो इसको अगर आप लोग हाफ कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग का वैल्यू आएगा 594। और ये जो आप लोग का वैल्यू था 841, इसको कॉपी एंड पेस्ट करके लिख देते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो 841 उसका क्या करें, हाफ कर देंगे। तो अगर हाफ कीजिएगा फ्रेंड्स तो कितना वैल्यू आएगा, तो 420 आएगा। फिर क्या करें, ये जो आप लोग को 594 उसे कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। फिर 594 का हम लोग हाफ करेंगे इसका, तो 594 का हाफ कीजिएगा तो फ्रेंड 297 आएगा। क्या आएगा, 297 इंटू 420 को उतार देंगे। क्वेश्चन की अकॉर्डिंग देखिए, यदि किसी ड्राइंग शीट की चौड़ाई 594 mm है तो उसकी लंबाई क्या होगा। तो 594 mm के बारे में बात कर रहा है, क्लियर है। तो देखिए आप लोग को देखना है 594 कहाँ पे चौड़ाई। सबसे पहले याद रखिए जब भी स्टेप्स का लिखाता है तो हमेशा इसमें बोला चौड़ाई बोला ना, लंबाई निकालना। तो देखिए ये आप लोग का जो कम वाला वैल्यू होता है उसे चौड़ाई बोलते हैं, जो ज़्यादा वाला वैल्यू होता है उससे बोलते हैं लेंथ बोलते हैं। तो देखिए किसमें 594 आ रहा, तो ऑटोमेटिकली अगर आप लोग देखते हैं 594 जो फ्रेंड्स आप लोग का आ रहा है, यानी मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, 594 आप लोग का A1 में आ रहा है, क्लियर है। तो इसमें अगर आप लोग देखिए तो इसका लंबाई क्या होगा, 841। हमेशा याद रखिएगा जो बड़ा वाला वैल्यू होता है वो लेंथ कहलाता है, जो छोटा वाला वैल्यू होता है उसे ब्रेथ कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो लंबाई क्या होगा, 841 होगा। क्या होगा, 841 mm होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर A के हम लोग क्लिक करेंगे, यानी 841 mm होगा, क्लियर है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा। चलिए देखिए चित्र में 45 डिग्री के सेट स्क्वायर में बने कोण x का मान ज्ञात करें। सबसे पहले 45 डिग्री के बारे में बोला ना, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल वे में जो मैं बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, ये आप लोग का 45 डिग्री 45, तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बन रहा, तो हमें निकालना x का। तो ऑलमोस्टली आप लोगों को पता है दोनों ट्रायंगल का जो सम होता है, यानी कि बाहर और आंतरिक कोण का जो होता है वह 180 होता है। तो यहाँ पे जब 45 दिया तो हम लोग 180 में से 45 को माइनस 45 है, को इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 135 डिग्री आएगा। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो 135 डिग्री आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्लिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या लिख रहा है। ये क्वेश्चन देखते हैं मैथमेटिक्स का चुका भी। प्रसून एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चलाता है। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गति से साइकिल चलाता है तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। निम्नलिखित में से किलोमीटर घंटे उस गति का चयन करें जिससे वास्तव में प्रसून ने साइकिल चलाई है। सबसे पहले देखिए प्रसून एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चलाता है, वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल चलाता है, तो वो रहा 3 अधिक जाता। तो जब भी अधिक और कम के लिए आता है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वो रहा 3 के लिए, तो हम लोग टोटल समय 3 ले लेंगे। अब देखिए आप लोग को इसमें चाल नहीं पता, ऑलमोस्टली दूरी पता, तो दूरी क्या लिखेंगे 180 करेंगे, समय बड़ा क्या था दूरी बटा चाल, तो वो रहा कि धीमी चलाता, तो हम लोग क्या करें x-2 कर देंगे और
फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग x माइनस 2 कर देंगे, फिर एक x 180 लेंगे और शुरू वाला की दूरी क्या माना था x लेंगे। ये आप लोग का मैं समीकरण सेट कर दिया हूँ और आप लोग ऑप्शन पुट करके बनाइएगा तो सिंपल में देखिए x के यहाँ पे हम लोग क्या पुट कीजिएगा कि 3 आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग पुट करते हैं 12, तो देखिए यहाँ पे आप लोग x के यहाँ पे 12 पुट किए तो देखिए 12 में से 2 गया तो 10 बचेगा, 10 को 180 से भाग दीजिए तो ये आप लोग का 18 आ गया। सेम यहाँ पे आप लोग को सेकेंड पीरियड में यानी ये एक्स के आप लोग 12 को पुट कर रहे हैं तो देखिए 12 का पहाड़ा में आप लोग को 180 आता है 15 बार में, तो 118 में से 15 घटाएगा कितना आएगा 3, तो राइट आंसर आएगा आप लोग का 3 आएगा। क्या देखिए 3 घंटे हो गया ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ऑप्शन जो चूज करना था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आप सही होगा, यानी कि 12 को आप लोग को चूज करना है। जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग यही प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदे। प्रति वस्तु विक्रय ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य 120% लाभ होना चाहिए। देखिए इस टाइप्स का भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। देखिए जो मैं ट्रिक देगा सबसे पहले 10 रुपये की दर से 7 है तो यानी कि टोटल गुना की 70 हो गया, फिर 11 की दर से 9 है तो 99 हो गया, फिर 15 की दर से 14 है तो ये तीनों को हम लोग सबसे पहले जोड़ देंगे तो कुल वस्तुएं देखेंगे तो टोटल वस्तु कितना था 7 है, फिर 9 है और 14 है, तो यानी टोटल वस्तु यानी टोटल ऑब्जेक्ट अगर देखेंगे फ्रेंड तो टोटल 30 आ गया। कितना आ गया 30 आ गया। उसी प्रकार टोटल सीपी देखेंगे तो सीपी जोड़ेंगे तो देखिए पहला का आ रहा था 70 आ रहा था, फिर जोड़ेगा 11 को 9 से गुना करेंगे 99 आएगा, फिर 15 को 14 से गुना कीजिएगा तो ऑलमोस्टली कितना आएगा 210 आएगा। तीनों को आप लोग जोड़िए तो यहाँ पे आप लोग का जो वैल्यू है 379 आएगा। कितना आएगा 379 आएगा। और आप लोग को पूरा 20% लाभ होना चाहिए लागत मूल्य से, तो हम लोग क्या करेंगे देखिए एसपी निकालेंगे तो एसपी के लिए आप लोग को बोला सबसे पहले सीपी, तो ऑलमोस्टली सीपी का वैल्यू 379 लाइन था। क्लियर है। अब कितना परसेंट लाभ चाहिए था 120%, तो 120 बाय अब टोटल वस्तु कितना था तो हम लोग 30 लाए थे। क्लियर है। अब बाय क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग भी जो आंसर आएगा 15.16 आएगा, यानी कि 15 रुपये 16 पैसा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो राइट आंसर होगा 15 रुपये 16 पैसा, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। और इस टाइप से आप लोग को बनाना है। सबसे पहले क्या कीजिए टोटल वस्तु को जोड़ दीजिए। देखिए टोटल वस्तु को एक साथ कर देंगे, फिर टोटल सीपी को एक साथ कर देंगे, फिर आप लोग 20% निकाल दीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि x 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 16, 28, 40 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 से सफल प्राप्त होता है, तो संख्या x के सभी अंकों का योग क्या होगा। जब भी इस टाइप से अगर आता है बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में ना तो हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोग का संख्या दिया देखिए 16 है, फिर क्या लिख रहा फ्रेंड 16 के बाद 28 लिख रहा, तो 16 लिखेंगे 28, फिर आप लोग का 40 लिख रहा, फिर लिख रहा 48। हम सारी संख्या का एलसीएम निकालेंगे। और मोस्टली अगर आप लोग एलसीएम निकालते फ्रेंड्स तो देखिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो आप लोग के बीच में जो एलसीएम आएगा 1680 आएगा। क्या आएगा 1680 आएगा। अब देखिए इसमें बोला था शेषफल 11 होना चाहिए, तो हमेशा याद रखिए जब भी जो शेषफल रहता ना तो उसमें देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला तो हम लोग को देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 9999 होता है। तो आप लोग का जो एलसीएम आया था यानी 1680 को हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोग का सबसे बड़ा संख्या था 9999 से डिवाइड करेंगे। और मोस्टली 5 बार में लगाइएगा तो आप लोग का 18 25 8 25 40 यानी हाँ टोटल 8400 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग शेषफल कितना रहा 1599 आ रहा। क्या रहा 1599 आ रहा। तो हम लोग को टोटल संख्या निकालना। तो देखिए इसको अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, देखिए सबसे बड़ा संख्या क्या माने थे तो 9999 माने थे। ऑलमोस्टली आप लोग देख लिए माइनस क्या करेंगे जो शेषफल आया था 1599 आया था। अब हम लोग इसमें क्या यानी कि हम लोग किससे डिवाइड किए थे तो हम लोग देखिए थे हम लोग कितना से लगाए थे 11, तो 11 बोला था ना शेषफल के लिए, तो 11 को जोड़ देंगे। अगर आप लोग जोड़ते हैं तो टोटल वैल्यू आएगा 8411। लेकिन इसमें बोला था सभी अंकों का योग, तो फ्रेंड्स हम लोग सभी अंकों का जोड़ करने के लिए 8 करेंगे, फिर प्लस 4, फिर प्लस क्या करें 1, फिर प्लस 1 करेंगे। 8 से 12 1 13, तो यानी कि 8 से 12 13 1 14, तो यानी इसका राइट आंसर आएगा 14 आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन में जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है सबसे पहले जो संख्या दे रहा था उससे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्लियर है। और जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, फिर जो शेषफल आएगा और सबसे बड़ी संख्या में सब लोग शेषफल को माइनस कर देंगे, प्लस जो शेषफल आपको बोला उसको ऐड कर देंगे। ये आप लोग का तरीका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्षों में यदि 1900 रुपये की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपये हो जाती है तो 5 वर्षों में उसी ब्याज की दर पर 11,400 रुपये की धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले बोला 3 वर्ष में 1900 रुपये की धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर से 2100 हो जाती है, तो हम लोग 3 वर्ष के लिए अगर ब्याज निकालेंगे फ्रेंड तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए टोटल ये 2100 था, 2100 में हम लोग क्या करें 1900 को माइनस कर देंगे। ऑलरेडी अगर माइनस कीजिए तो आप लोग बीच कितना आएगा 200 रुपये आएगा। कितना आएगा फ्रेंड 200 रुपये आएगा। क्लियर है। तो हम लोग को क्या
निकालना है, रेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे टोटल सिंपल यानी कि ब्याज कितना आया था। तो ऑलरेडी आप लोग मैं कितना कितना निकाले थे, 200। अब यहाँ पे निकालिएगा, फार्मूला में क्या होता है, इन सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई साधारण ब्याज। तो ऑलमोस्टली साधारण ब्याज कितना लिखा था, 1900। तो 1900 कर देंगे इंटू समय लिख रहा था इसका 3। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो मोस्टली राइट आंसर आएगा 200/57% आएगा, 200/57% आएगा। क्लियर है। और आप लोग को समय क्या बोला, 5 वर्ष के लिए। तो देखिए यहाँ देखिए 5 वर्ष के लिए बोला ना, तो नया ब्याज करेंगे तो टोटल देखिए कितना हमें लाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप लोग देखिए नया ब्याज प्रिंसिपल दे रहा था 11,400, समय लिख रहा 5, और अभी मैं आप लोग के बीच में रेट कितना लाया था, 200/57 लाया था। 200/57 गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते फ्रेंड्स तो ऑलरेडी आप लोग भी जो आंसर आएगा, आप लोग भी जो यहाँ पे अनुसार जो आंसर आएगा 2000 आएगा। कितना है ये, 2000। लेकिन आप लोग को क्या निकालना था, कुल धन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग का ये कितना था, 11,400 था। 11,400 में क्या करेंगे, 2000 को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऑलमोस्टली कितना आएगा, 13,400 आएगा। 13,400 रुपये इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 13,400 यानी ऑप्शन नंबर हम लोग सी को क्लिक करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, एक कंपनी 2 व्यक्तियों ए और बी की नियुक्ति करता है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 3 गुनी है। ए एक काम को पूरा करने में बी की अपेक्षा 52 दिन कम समय लेता है। दोनों साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। सबसे पहले देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी। सबसे पहले ए आपका ये है और आपका ये बी है। तो देखिए बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 3 गुना कर दिए। ये आप लोगों को मैं क्षमता कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं क्षमता क्यों। तो ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होता है। तो समय के लिए किए तो 1:3 आएगा। तो देखिए आप लोग को ए की अपेक्षा 52 दिन कम लेता है। तो देखिए हम लोग को क्या करें, यहाँ से डिफरेंस लेंगे। तो यानी कि दो यूनिट के बराबर कितना लिख रहा है, 52। तो 1 यूनिट का तो जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स कितना आएगा, ऑलमोस्टली जानते हैं कितना आएगा, 26 आएगा। और आप लोग कार्य निकालिए, यानी कि ए का वैल्यू जा रहा है, यानी 1 का वैल्यू आ गया 26। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 26 आ गया। तो बी का वैल्यू कितना आएगा, 26 दिया कितना, 78 आएगा। अब दोनों मिलके काम करेगा। तो दोनों मिलके यानी कि एक का 26 था, बी का कितना था, 78 था। दोनों को गुना कर देंगे, फिर दोनों को सम कर देंगे। तो दोनों को सम करेंगे तो यहाँ पे आप लोग आ जाएगा 104 आ जाएगा। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 19.1/2 दिन आएगा। 19.1/2 दिन आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव के ऊपर के उत्प्लावन बल होता है। सबसे पहले याद रखिएगा, जब कोई वस्तु डूबती है तो द्रव के ऊपर, तो ऊपर की ओर जो भी लगे ना तो वस्तु के वजन से कम रहेगा, वस्तु के वजन से कम रहेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। तो वस्तु के वजन से कम रहेगा तो वो ऊपर की ओर तैरेगा। और वही वस्तु के वजन से सॉरी जल के अगर घनत्व से ज़्यादा है तो वो डूब जाता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर W है, जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के 15 गुना है और त्रिज्या पृथ्वी के 4 गुना है, तो उस पर उसका वजन ज्ञात करें। सबसे पहले ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आप लोग के बीच में कॉम्प्लिकेटेड को सिंपल करने के लिए, सबसे पहले देखिए W का फॉर्मूला आप लोग को मैं बताया था क्या होता है, mg होता है। W का क्या होता है, mg। तो mg लिख दिया हूँ। ऑलमोस्टली इसको सॉल्व किया तो हम लोग क्या करें, आगे g लिखेंगे, फिर m करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, r² करेंगे। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए हम लोग को दूसरे ग्रह के लिए हुआ है तो W1 करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो अपने हम M कर देंगे। फिर देखिए G करेंगे, यहाँ पे क्या करें, M1 करेंगे। बाई क्या करें फ्रेंड्स, R1 का स्क्वायर कर देंगे। इसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या बोल रहा था, इसके देखिए पृथ्वी के द्रव्यमान को बोल रहा 15 गुना और इसका त्रिज्या को 4 गुना करना है। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग फिर देखिए M है तो M रहने देंगे, G है G रहने देंगे। यहाँ पे हम लोग 15 गुना करेंगे, यानी कि 15 M कर देंगे। क्लियर है। अब R को बोल रहा था आप लोग को 4 गुना, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना का, 16 R² करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग निकालिए तो 15/16 ही आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो 15/16 W आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। एक आवेशित पृथक्क चालक एक आवेशित पृथक्क चालक बी के समीप लाया जाता है, तो इसमें क्या होगा। सब इससे पहले याद रखें, आवेश स्थिर रहता है परंतु विभव क्या होता है, घट जाता है। इसका ये तरीका होता है। आवेश क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन इसका विभव क्या होता है, घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आवेशित गोलीय, देखिए क्या लिख रहा है, एक आवेशित गोलीय चालक में विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, एक आवेशित गोलीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र गोले के अंदर शून्य होता है। क्या होता है, ये शून्य होता है, तथा गोले के बाहर जो होता है दूरी के वर्ग से के साथ कम होता जाता है। तो राइट आंसर किया तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे तीव्रता के बारे में, विद्युत क्षेत्र का। ऑलमोस्टली इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हो, तो ई का फॉर्मूला, तो ई के लिए फॉर्मूला निकालते हैं तो हम लोग Q/4 करते हैं, Q/4 करते हैं। इसके बाद हम तो एप्सिलॉन तो लिखते हैं, फिर यहाँ पे R² कर देते हैं। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। अब विद्युत क्षेत्र का जो SI मात्रक होता है वो फ्रेंड्स होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है, जिसे वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं।
चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों जाता है? और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग देखे भी होंगे, सबसे पहले थर्मामीटर का जो यूज करते हैं उसमें पारे का प्रयोग करते हैं। क्यों किया जाता है? तो देखिए क्योंकि यह तापमान के साथ आयतन में रैखिक भिन्नता को दर्शाता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये तापमान के साथ आयतन में रैखिक भिन्नता को दर्शाता है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ याद रखिएगा, थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए एक ऐसा पदार्थ का आवश्यकता होती है जिसके भौतिक गुण तापमान के साथ बदलते रहते हैं और आसानी से तापमान से संबंधित हो जाता है। क्लियर है? चलिए इसके साथ साथ याद रखिए, पारा एकमात्र द्रव धातु है जो यह चमकीला होता है। और इसी से हम लोग इसका पठन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का एसआई इकाई त्वरण का एसआई इकाई के बराबर होते तो जो कि, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है जी का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं इसका वैल्यू का। तो देखिए जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, वो बढ़ते घटता रहता है। सबसे पहले अगर बातें करना चाहते हैं इसका पृथ्वी के केंद्र पर, तो पृथ्वी के केंद्र पर इसका वैल्यू 0 होता है। वही इक्वेटर पे बोलेंगे तो कितना होता है 9.782, याद करिए 9.782 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वही पोल की बात करना चाहते हैं तो 9.8321 होता है। क्लियर है? इस टाइप से आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे गैल्वेनोमीटर को, तो हमेशा याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर में कम प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यानी गैल्वेनोमीटर को अगर आमीटर में जोड़ना है तो गैल्वेनोमीटर में कम प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कम प्रतिरोध को किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। तो ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं आमीटर का। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा है आमीटर। सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से रखिए, आमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए। अगर क्वेश्चन आता है आमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग करते हैं। पहला आप लोग यहाँ पे ये रखना होगा। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा आमीटर का जो वोल्टेज होता है वो आप लोग का निम्न होता है। क्या होता है? ये निम्न होता है, यानी कि हम लोग निम्न लिख सकते हैं। और इसका वास्तविक जो होता है आप लोग का 0 होता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन आता है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो 0 होता है। इसे किस क्रम में जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई 5 आकृतियों में से 4 किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक असंगत है, तो उस असंगत आकृति का चयन करें। तो देखिए आप लोग को असंगत का चुनना है। सबसे पहले आप लोग फोकस कीजिए। देखिए ये सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन इसमें अगर देखिए ये सारे, देखिए इसमें सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस टाइप से जा रहे हैं। ये आप लोग इधर ही जा रहे हैं, ये भी देखिए सारे इधर ही जा रहे हैं, इसमें भी देखिए इधर ही जा रहे हैं। लेकिन अगर इसमें देखिएगा तो इसमें आप लोगों को देखना असंगत को चुनना है। और मोस्टली फ्रेंड्स अगर आप लोग इसमें ऑप्शन को अगर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए और मोस्टली ऑप्शन नंबर बी को देखिए, यानी कि ये आप लोग को देखिए इसको छोड़कर अन्य सभी आकृति के मुख एक ही दिशा में है, बाकी सारे को देखिए क्या है, अलग अलग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका ये आप लोग को शो कर रहा है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, देखिए 6 का कॉम्बिनेशन लिखे, 6 का रिलेशन लिखा 24 से, तो उसमें 14 का रिलेशन क्या होगा? सबसे पहले ये माथा पिच्ची वाला क्वेश्चन इसको मैं बोलता हूँ। देखिए 6 चौक 24 होता है, तो 14 चौक 84, 84 तो नहीं दिया है, तो फिर क्या करेंगे 6 का 24 से रिलेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं 6 का, देखिए 6 का 24 होता है, 6 चौक 24, 14 छक 84 नहीं आ रहा। तो देखिए इसको मैं बताना चाहता हूँ 6 गुना करेंगे। ठीक है, आप लोग को क्या करना है 6 को, ये क्वेश्चन अभी मैं स्किप कर रहा हूँ फ्रेंड्स, सॉरी। इसको अगर हमारे छेले के दोस्त नहीं, इसको अभी कन्फ्यूजन है, इस क्वेश्चन को भी स्किप कर रहा हूँ। देखिए निम्नलिखित 4 अक्षर प्रश्न, देखिए इसमें असंगत को चुनना है। तो देखिए असंगत को अगर आप लोग चुनिएगा ना तो आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए एंड नेक्स्ट, क्योंकि देखिए सारे में 3 4 5 का डिफरेंस था, बाकी इसमें देखिए ना तो 9 6 8 का डिफरेंस आ रहा था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव एक्स में कुछ और अस्पताल खोलना महत्वपूर्ण है। गांव एक्स में कुछ और अस्पताल खोलना महत्वपूर्ण है। अब देखिए गांव एक्स में मौजूद अस्पतालों की संख्या इसके निवासियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और रियली अगर आप लोग को नया खोलने के लिए बोल रहा है तो ऑलमोस्टली इसमें लिस्ट समझ सकते हैं, इसमें पर्याप्त नहीं है। अधिक अस्पताल होने से गाँव एक्स में स्वास्थ्य सेवाओं संस्थाओं की बढ़ती संख्या में मदद मिलेगी। आप लोग को देखा जाए क्या लिख रहा है 25वां का सेकंड, अधिक अस्पताल होने से गांव एक्स में स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की बढ़ती आवश्यकताओं में मदद मिलेगी। ये नहीं है, आप लोग इसका कोई रिलेशन ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 होगा, यानी कि केवल 1 धारणा सही करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये, निरूपण भिन्न में, यानी कि आप लोग को बोला निरूपण भिन्न में 10 सेंटीमीटर की दूरी 1000 मीटर में प्रदर्शित करता है, तब आरएफ निकालना। सबसे पहले फ्रेंड आप लोग को बताना चाहता हूँ आरएफ का फुल फॉर्म। देखिए आप लोग ऑलमोस्टली मैं आरएफ के बारे में बताया था और आप लोग लिख लिए होंगे। तो आरएफ का फॉर्मूला जो होता है ड्राइंग स्केल बाय एक्चुअल स्केल होता है, ड्राइंग स्केल बाय एक्चुअल स्केल होता है। तो देखिए आप लोग को देखिए ड्राइंग स्केल कितना लिखा है, एक निरूपक भिन्न को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? और टोटल एक्चुअल कितना था तो लिखिएगा 1000 था।
था, ये कितना था 1000 मीटर में था, तो हम लोग मीटर को क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो ये आप लोग का मीटर था ना, तो हम लोग मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसको भी 100 से गुना करेंगे। क्लियर है। और आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये 0 0 कट जाएगा, तो ऑलमोस्टली सॉल्व कीजिए तो आप लोग 1 बचेगा। यहाँ पे कितना जीरो आ जाएगा, 2 2 4, यानी 1 2 3 4। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 0.0001 आएगा, तो यानी 0.0001 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं, तो आप लोग ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी भी कर सकते हैं। इसी प्रकार आप लोग का आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए, अगर फ्रेंड्स इसको रेशियो में लिखते हैं तो 1 रेशियो क्या लिखेंगे, देखिए 1 रेशियो हम लोग इस टाइप से भी लिख कर सकते हैं। अब देखिए ये आप लोग का रियल वैल्यू था और ये आप लोग का वर्चुअल वैल्यू। अब देखिए रियल वैल्यू से ये क्या हो गया, कम हो गया ना। देखिए रियल वैल्यू तो कितना था, 10,000 था, 1 लाख था, लेकिन ये क्या कम हो गया। तो जब कम हो गया तो हम लोग बोलते हैं इसके रिड्यूसिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग बोलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों में मिलकर बना होता है जिसमें से एक पैटर्न का उद्देश्य क्या होता है। हमेशा आप लोग देखे भी होंगे, तो ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है। तो बोला इसमें एक पैटर्न का उद्देश्य क्या होता है, तो वही पहियों को विकृत होने से रोकने का होता है, यानी ये सपोर्ट को करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लियर करेंगे। क्लियर है। और याद रखिएगा बैटन पर 6 लकड़ी की पट्टियों को स्क्रू द्वारा जोड़ा या कसा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो 28 नंबर क्वेश्चन ये रहा, मिनी ड्रॉप्टर की दोनों भुजाएं किस कोण पर जुड़ी होती है। और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग देखे हुए होंगे, तो मिनी ड्रॉप्टर आप लोग देखे होंगे अपना स्टोमन बॉक्स में। तो मिनी ड्रॉप्टर जो था हमेशा एक दूसरे के लंबवत होती है। लंबवत बोले तो ये 90 डिग्री होगा। क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। ये आप लोग का सबसे इजी क्वेश्चन है, और लेकिन इजी है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। फ्रेंड्स ये बोर्ड मास का क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा -8 है। क्या आएगा, -8। तो यानी ऑप्शन नंबर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है। सबसे पहले 25 से विभाज्य नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 25 से विभाजित करना पड़ेगा। देखिए तो इसमें राइट आंसर किया तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होता है आप लोग का 25 से विभाजित है नहीं होता, क्योंकि देखिए लास्ट में जो आपका ये 25 65 है कभी भी नहीं डिवाइड होता। ये आप लोग का तरीका अपना सकते हैं। देखिए x1 x2 से 11% अधिक है, x3 से 67% कम है। यदि x2 का मान 1331 है तो x3 का मान क्या होगा। देखिए इसमें भी आप लोग काफ़ी इजी से बना सकते हैं। क्या बोला, x1 x2 से 11% अधिक है, x3 67% कम है। यदि x2 का मान 1331 है तो x3 का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले x2 का मान देखिए, x2 का मान ऑब्वियसली फ्रेंड लिख रहा है 1331 लिख रहा है। क्लियर है। हम लोग x1 का वैल्यू लिख रहा है, x1 का वैल्यू 11% अधिक है किससे, x2 से। तो देखिए ये हम लोग जो वैल्यू लिखे इससे 11% यानी 111/100 कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 1477.41 लिख देंगे। क्लियर है। अब लिख रहा है x3 से 67% कम है, तो देखिए x3 जो है ना इससे 67% और x3 से 67% कम है, तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे 67 यानी 1477.41 था ना, 67% कम है तो 67 घटा देंगे यानी 33 गुना 100 कर देंगे। तो इस प्रकार कीजिएगा तो 4477 आएंगे आंसर। क्या आएगा, 4477, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए एक ड्राइंग टेबल का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, यदि जिसे एक थोक विक्रेता के द्वारा 18% और 15% की क्रमिक छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है, तो खुदरा विक्रेता के लिए ड्राइंग टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप लोग अंकित मूल्य दे रहा 1500 रुपये। अब देखिए 18% और 15% की तो ड्राइंग छूट पर बेचते हैं, तो आप लोग क्या करें, देखिए आप लोग का CP निकालना, तो ऑलमोस्टली देखिए सबसे पहले MP दिया था 1500, 18% का छूट देंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 82/100 करेंगे। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे तो 85/100 करेंगे। क्लियर है। अगर आप लोग सॉल्व करते तो 105 ये आप लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 84 मीटर है और इसके क्षेत्रफल 432 मीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा। सबसे इजी क्वेश्चन, ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे आयत का परिमाप क्या था 2 × L+B बराबर कितना लिख रहा है 84 लिख रहा। तो यहाँ से केवल L+B का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा 42 आएगा, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू 42 आ गया। ऑलमोस्टली इसमें देख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई जो लिख रहा है 432 हो रहा। क्लियर है। 432 इधर था और L+B का वैल्यू देख लेते थे 42 था। और आप लोग को देखना पड़ेगा किस रिलेशन में आप लोग को सजेस्ट कर रहा। तो हम लोग क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई निकालना है। तो हम लोग को क्या करें फ्रेंड, यहाँ से विकर्ण की लंबाई
तो विकर्ण की लंबाई के लिए ऑलमोस्टली आप लोग फार्मूला को यूज कर सकते हैं। नहीं तो एक काम कीजिए, हम लोग क्या करें, ये जो आप लोग का वैल्यू आ रहा है एल प्लस बी, दोनों साइड क्या करें, स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए हम लोग सिंपल वे में जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखिए, देखिए एल प्लस बी था ना, तो एल प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे। ऑलमोस्टली इसमें एल प्लस बी का वैल्यू कितना था, 42 था, तो 42 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगा आप लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है, ये फार्मूला में कर देंगे। अब 42 का स्क्वायर कितना होता है, 1764 होता है, ये लिख देंगे। तो यहाँ देखिए एल स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। अब देखिए 2 इंटू एल प्लस एल इंटू बी, तो एल इंटू बी का वैल्यू कितना आया था, तो आप लोग के बीच में बताया था एल इंटू बी का वैल्यू कितना दिया था, 432 था शायद। हाँ, तो 432 को मैं लिख दूंगा बराबर, यहाँ से लिखिएगा 1764। अब अगर आप लोग निकालते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए, तो फ्रेंड्स 1764 में से 1764 माइनस 432 को 2 से गुना कीजिए तो कितना आएगा। तो ऑलमोस्टली इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी, यानी कि अब आप लोगों को कुछ नहीं करना। देखिए मैं आप लोगों को सिंपल में बताना चाहता हूँ, 464 इधर था, अब 432 को 2 से गुना किए थे, तो आप लोग का आएगा 864 आएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो 900 आएगा, तो ये 900 अंडर रूट में आएगा, तो वैल्यू निकालेगा तो 30 सेंटीमीटर का राइट आंसर आएगा। तो ये आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए समदाबी समतापी रुद्धोष्म प्रक्रमों में आयतन परिवर्तन के लिए कार्य क्या होता है, निम्न क्या होते हैं। सबसे पहले याद रखिए, इसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 34 समझाता हूँ मैं, क्या लिखा, आइसोबेरिक आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रक्रमों में समान आयतन परिवर्तन के लिए किया गया कार्य न्यूनतम होता है। तो हमेशा याद रखिए किस में होता है, तो ये कार्य के बारे में बोल रहा है, तो इसमें हमेशा होता है रुद्धोष्म में। किस में होता है ये, रुद्धोष्म में, यानी कि आइडियाबैटिक में होता है। किस में होता है ये, आइडियाबैटिक में होता है। क्लियर है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बात ही करना चाहते हैं फ्रेंड, ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन का समीकरण ये होता है, पीवी बराबर क्या होता है, एन आर टी। देखिए पीवी बराबर अगर आप लोग निकालते हैं फार्मूला, तो एन आर टी होता है। क्या होता है, एन आर टी होता है, जिसमें आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ इसके अकॉर्डिंग। अगर देखिए पी इज इन्वर्सली, देखिए इसमें अगर देखिए आइसोथर्मल में जाते हैं, देखिए आइसो में क्या होता है, आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट करना। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कीजिएगा तो पहला की इक्वेशन है पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, ये आप लोग का आ जाएगा। इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ। उसी प्रकार हम लोग चार्ल्स लॉ में जाते हैं, तो उसमें प्रेशर को साइलेंट लगते हैं, तो यहाँ पे अगर भी इज डायरेक्टली इक्वल टू, तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी समीकरण को जानते होंगे। क्लियर है, एक शॉर्टकट में बताना चाहे तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं, दाब में आप लोग का प्रेशर कांस्टेंट होता है, और आयतनिक में हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं, और इसमें हीट कांस्टेंट रखते हैं। क्लियर है, चलिए जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अरे यार हाँ, जैव, इसके बारे में फ्रेंड्स बोल रहे कौन सा कथन सत्य है, तो चलिए इसके बारे में हम बनाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग निकालेंगे जैव जैव ईंधन के बारे में बोल रहे हैं, 35 का आंसर निकालेंगे। तो ऑलमोस्टली इसको अगर निकालेंगे तो देखिए क्या बोल रहा, कौन सा कथन सत्य नहीं है। जैव ईंधन पारिस्थितिक अनुकूलन होता है, तो पारिस्थितिक अनुकूलन ये होता नहीं होता, तो पहला ही तो आप लोगों को गलत हो गया, पारिस्थितिक अनुकूलन नहीं होता, तो पहला आप लोग गलत कर दीजिएगा। सेकंड लिख रहा, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ऑलमोस्टली ये होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट में समाधान में योगदान दे सकता है, बिल्कुल ये दे सकता है। जैव ईंधन पर्यावरण हितैषी होता है, ये भी होता है। तो राइट आंसर कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द गलत। देखिए किसी समान त्वरित गति में क्या होते हैं, तो हमेशा याद रखिए किसी भी समान त्वरित में, तो किसी समान त्वरित में क्या होते हैं, तो ऑलमोस्टली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि वेग और त्वरण दोनों एक साथ से परिवर्तित होते रहते हैं। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं को जोड़ने पर उसके बीच ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती यदि, देखिए यहाँ क्वेश्चन अच्छा लिखा है, दो वस्तुओं को जोड़ने पर उसके बीच ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती यदि उसके बीच क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा अगर उसके बीच तापमान अगर सेम रहेगा, यही अगर तापमान समान रहेगा ना, तो ऊष्मा उसमें प्रवाहित नहीं होती है। दो वस्तुओं को जोड़ने पर उसके बीच ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती यदि उसके तापमान क्या होते हैं, समान होते हैं। क्लियर है, तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन कौन सा है। देखिए सही कथन को चुनना है, विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर लिख रहा है, संवहन में कणों को उसके स्थान पर कंपन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित होना शामिल होता है। संचालन में ऊष्मा स्थानांतरित करने के लिए कणों की गति शामिल होती है। संचालन गैसीय माध्यम से भी संभव हो सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है। आप लोग कौन सा माध्यम कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर दाब पर गैस का विशिष्ट ऊष्मा उसी द्रव्यमान के स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है, क्योंकि, तो ऑलमोस्टली इसके बारे में आप लोग जानिएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो याद रखिएगा, देखिएगा तो हमेशा ये स्थिर दाब पर गैस का प्रसार करने में कार्य करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए, तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पीछे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
देखिए अब आप लोग आ चुके हैं क्वेश्चन, भी वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न एक्स किरणें का अधिकतम आवृत्ति क्या होती है। तो हमेशा याद रखिए भी से बोला ना, तो इसमें होता है EV/H होता है। क्या होता है EV/H होता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल जो प्लेटफॉर्म का रहता है ना फ्रेंड्स, उड़ा देता है। रियली बता रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ ना, लेकिन उड़ जाता है क्वेश्चन। ये इसका जो पैटर्न जो होता है ना, पूरे एग्जामिनर्स हॉल में सबसे टफ कर देता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करने, झुमरी पायटू, गरबा, झूमर या भांगड़ा। तो यहाँ पे अगर आप लोग फोकस करते हैं तो देखिए सॉरी पहला लिख रहा है करी, पायटू, गरबा, झूमर या भांगड़ा। तो ऑलमोस्टली इसमें देख सकते हैं गरबा, झूमर और भांगड़ा ये तीनों नृत्य है, लेकिन कैरी पायटुम जो है एक प्रकार का युद्ध कला होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कुट भाषा में DRR डोर को लिख रहा है FRSW लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में फैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए आप लोग को परमानेंट माइंड का यूज करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा DRR यानी कि डोर को लिख रहा है FRSW। अब आप लोग को माइंड लगाना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिए डी में आप लोग 2 को इंक्रीज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, F आ जाएगा। ओ में आप लोग को 3 ऐड करना, फिर इसमें 4 फिर 5 यानी 2 3 4 5 को इंक्रीज करना है। F में आप लोग को 2 करना तो यानी 6 में से 2 ऐड कीजिए तो 8 आ गया यानी H हो गया। ए में आप लोग का 3 ऐड को करना है तो यहाँ पे ऑलमोस्टली डी होगा। एन में आप लोग को 4 को ऐड करना है यानी कि एन में होता है आप लोग 14 14 4 18 यानी HDR होगा। HDR यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी कक्षा की सभी लड़कियां प्रतिभाशाली है। चलिए बिल्कुल होना चाहिए। उर्मिला में सभी प्रतिभा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा, उर्मिला मेरी कक्षा की लड़कियों में से नहीं है। अब देखिए इसमें अगर नहीं है तो ऑलमोस्टली ये आप लोगों का सपोर्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए क्या निष्कर्ष को सही कर देगा। उर्मिला को कोई ना कोई प्रतिभा विकसित करनी चाहिए। तो देखिए इसमें से अगर देखिए तो केवल और केवल निष्कर्ष 1 को फॉलो करेगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि केवल और केवल निष्कर्ष 1 को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, होपफुली आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग बीच में क्या लिख रहा है। दी गई तस्वीर में कितनी सीधी लाइनें होंगे। ऑलमोस्टली अगर आप लोग बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल का टोटल लाइन को काउंट करना पड़ेगा। तो देखिए लाइन को खींचना है तो देखिए टोटल निकालेगा तो 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए आप लोग रेगुलर पॉलीगन का यूज करना है। तो सब बहुभुज के आंतरिक कोनों को मान होता है जबकि बहुभुजाओं की संख्या n है। सबसे पहले याद रखिए जब भी सम बहुभुज के लिए आंतरिक कोनों के लिए माप बोलेगा ना, तो हम लोग इसके लिए फार्मूला यूज करते हैं n-2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री करते हैं। ये आप लोग फार्मूला को याद कर लीजिएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है फार्मूला। क्लियर है। चलिए तो इसका राइट आंसर अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए एक और याद रखिएगा, इसका आंतरिक कोण बोलेगा यानी कि प्रत्येक कोण बोलता है निकालने के लिए। तो आप लोग n-2 इंटू 180 तो लिखते हैं, साथ में आप लोग n से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है। वही डायगोनल के लिए बोलता है तो n लिखेगा n-3/2, ये होता है डायगोनल के लिए। क्लियर है। चलिए पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए पेंसिल का प्रयोग कहाँ करते हैं, पेंट करने में कि मिटाने में कि लाइन खींचने में। तो फ्रेंड्स हम लोग पेंसिल का प्रयोग करते हैं लाइन खींचने में। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है। चलिए अब आप लोग को मैं बताया था पेंसिल का ग्रेड होता है। सबसे पहले पेंसिल का जो आकार होता है याद रखिए हेक्सागोनल होता है। क्या होता है, हेक्सागोनल होता है, क्योंकि इसमें ग्रेफाइट का आकृति होता है। अब देखिए पेंसिल के बारे में यहाँ पे पेंसिल का ग्रेड, तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे पेंसिल को कुल 3 ग्रेड में बांटा गया। सबसे पहले एक हार्ड में बांटा गया है, उसके साथ साथ देखिए एक हार्ड में बांटा गया, फिर आप लोगों को जो बांटा गया एक मॉडरेट में बांटा गया, एक सॉफ्ट में बांटा गया। क्लियर है। और सबसे हार्ड जो होता है देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आता है 9H जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट होता है। तो 9H वाला क्वेश्चन आता है इसलिए बोलते हैं उसको हार्डेस्ट बोलता है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए 4H हो गया, 5H हो गया, 6H। देखिए 4, 5 और 6H ये सारे होता है एक्सट्रीमली हार्ड। क्या बोलते हैं फ्रेंड, एक्सट्रीमली हार्ड बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है एक्सट्रीमली हार्ड बोलते हैं। और 3H को बोलते हैं वेरी हार्ड बोलते हैं। 3H को बोलते हैं वेरी हार्ड, और अगर 2H को बोलेंगे तो केवल हार्ड बोलते हैं, और H को बोलते हैं तो मॉडरेट हार्ड। यानी कि आप लोग यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है देखिए यहाँ सबसे पहले याद रखिएगा H को बोलते हैं हम लोग, H को देखिएगा मॉडरेटली हार्ड बोलते हैं। फिर देखिए H के बाद क्या लिखेंगे 2H को बोलेंगे केवल हार्ड, 3H को बोलेंगे वेरी हार्ड। फिर देखिए 4 से ले आप लोग 6 तक, 4, 5, 6 तक जाते हैं तो इसको बोले एक्सट्रीमली हार्ड, और 9H को हार्डेस्ट बोलते हैं। ये आप लोग का H वाला क्लियर हो गया। उसके साथ साथ फ्रेंड H के बाद आता है आप लोग का B, तो हम इससे याद रखें HB सबसे इंपॉर्टेंस होता है। इसको हम बोलते हैं मीडियम हार्ड। क्या बोलते हैं, मीडियम हार्ड। ये भी क्वेश्चन पूछता है तो इसको बोलते हैं मीडियम हार्ड। क्लियर है। उसके बाद एक आता है आप लोग का B को बोलते हैं मॉडरेटली सॉफ्ट ब्लैक, इसको B को बोलते हैं सॉफ्ट एंड ब्लैक। ये क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा होता है जो सॉफ्ट एंड ब्लैक होता है। तो हमेशा याद रखें B फॉर ब्लैक और सॉफ्ट याद रखते हैं, यानी कि सॉफ्ट एंड ब्लैक जो आप लोग का होता है वो होता है आप लोग का B होता है। क्लियर है।
उसी प्रकार 2b को करते हैं, ये भी आप लोग का सॉफ्ट एंड ब्लैक होता है, लेकिन मॉडरेट में आप लोग का बी होता है। और वही 3b को करेंगे तो वेरी सॉफ्ट एंड ब्लैक होता है। और सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टेस्ट होता है तो याद रखिएगा 7b होता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। ड्राइंग टेम्पलेट बना होता है, और मोस्टली आप लोग जानते होंगे ड्राइंग टेम्पलेट जो बनाते हैं वो लकड़ी का बना होता है, प्लास्टिक का। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी लकड़ी और प्लास्टिक दोनों का करेंगे। चलिए अब आ चुका है, देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन। x माइनस 1/x का वैल्यू लिख रहा 3, तो x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले x प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो ऑलरेडी पता होगा, जब भी इस टाइप से लिखा था जो आप लोग के k है उसका स्क्वायर करते हैं प्लस 2 ऐड करते हैं, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 2 कितना होता है 11, ये आप लोग का वैल्यू आ गया। अब इसी के रिगार्डिंग हम लोग को निकालना है, देखिए इसी के रिगार्डिंग, देखिए थोड़ा सा इसी के रिगार्डिंग फिर आप लोग को निकालना इसका, यानी इसी से आप लोग को रिलेशन कर देना यहाँ पे। तो देखिए सेम करेंगे, ये जो आप लोग 11 है तो 11 का स्क्वायर करें 121 करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस करेंगे यानी -2 करेंगे तो कितना आएगा 119 आएगा। क्लियर, ये तरीका होता है। अगर देखिए यहाँ पे माइनस तो इसमें क्या किए थे, प्लस किए थे, और यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, तो राइट आंसर आएगा 119 आएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को काफी अच्छे से क्लिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। यदि सरल करना है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 साइन क्यू थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये क्लास 10th का क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे, 8.4 का क्वेश्चन नंबर अगर 7 जाते हैं तो ये प्रूव करने के लिए आता है। अगर क्लास 10th आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ें तो देखिएगा इसमें आता है tan थीटा, तो ऑलमोस्टली आप लोग tan थीटा कर सकते हैं। क्लियर है, लेकिन आप लोग को मैं याद नहीं करवा रहा हूँ, मैं आप लोग को यहाँ पे सिखाने के लिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे। क्लियर है, अब यहाँ पे देखिएगा तो क्या बचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया। बाय कीजिए तो हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा को कॉमन लेंगे, कॉस थीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आप लोग के सामने 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और मोस्टली देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। क्लियर है, अब बताना चाहते देखिए यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बराबर होता है कॉस 2 थीटा। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस थीटा होता है, उसी प्रकार 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का भी जो वैल्यू होता है वो कॉस 2 थीटा होता है। इसको कैंसिल कर दिए तो 1 आ जाएगा, तो tan थीटा इसको ऑलरेडी आ गया है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बीच में देखते हैं क्या लिख रहा है। तो 51 नंबर क्वेश्चन को कैंसिल में कर देखिए, एक बेलन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले इसका देखिएगा काफ़ी इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन। सबसे पहले इसका 2πr तो हम लोग पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, आर का वैल्यू नहीं लिखा तो आर रहने दे, एच का वैल्यू देख रहे हैं तो 48 लिख रहा है। क्लियर है, अब इसका टोटल वैल्यू लिखा 3168 लिख रहा है, 3168 लिख रहा है। क्लियर है, और आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से अगर आप लोग आर का वैल्यू लाते हैं तो मोस्टली अगर आप लोग निकालेगा तो 10.5 सेंटीमीटर आएगा, 10.5 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है, और आप लोग को निकालना बेलन का आयतन। तो फ्रेंड्स बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। उसी प्रकार आर का वैल्यू निकालेंगे तो आर का वैल्यू कितना लाया था 10.5, तो 10.5 का हम लोग क्या करेंगे डबल टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, और एच का अगर आप लोग वैल्यू देखेंगे तो 48 है, और आप लोग सॉल्व कीजिए तो 16662 आएगा, तो इसका राइट आंसर जाएगा तो ई आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 जाते हैं। तो देखिए लिख रहा है 1 वोल्ट कहलाता है। सबसे पहले 1 वोल्ट किसको कहते हैं तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले लिखिए, देखिए वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वोल्ट बराबर होता है, देखिए V बराबर होता है W/Q होता है, यानी कि कार्य बटा चार्ज होता है। और ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे कार्य कैसे मतलब क्या होता है जूल होता है, और चार्ज का क्या होता है कूलम, तो जूल प्रति कूलम को हम लोग क्या बोलेंगे 1 वोल्ट कहेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, चलिए बातें करना चाहते हैं फ्रेंड्स, देखिए याद रखिएगा इसके बारे में कुछ इसका मान लीजिए। आप देखिए एक क्वेश्चन एक और मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा चीज़ बताने रहा हूँ। देखिए V बराबर क्या होता है W/Q होता है। अगर आप लोग इसका बोल देगा डायमेंशनल सूत्र निकालने के लिए तो क्या कीजिएगा, तो देखिए सबसे पहले इसका डायमेंशनल सूत्र मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले डायमेंशनल सूत्र निकालने चाहते हैं ना तो आप लोग 3-4 को याद कर लीजिए। सबसे पहले W का ऑलमोस्टली आप लोग याद किए होंगे या फिर जानते होंगे। तो W का क्या होता है M लिखते हैं L, L पर पावर 2 लिखते हैं, T पर पावर -2 लिखते हैं, ये आप लोग का होता है W का। क्लियर है, उसके साथ साथ चार्ज को फॉर्मूला क्या होता है 80 होता है, क्या लिखते हैं 80 लिखते हैं, ये होता है चार्ज का। अब यहाँ से आप लोग निकालिए, देखिए M है तो आपका M रहेगा, L आपका 2 था तो L 2 ही रहेगा। ठीक है, T आपका -2 है, अब एक ऊपर जाए तो -3 हो गया। क्लियर है, अब देखिए A आप लोगों का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी कि इस टाइप से आप लोग इसका डायमेंशन सूत्र निकाल सकते हैं। तो M L पर पावर 2 होगा, T पर पावर -3 और A पर पावर -1 होगा। डायमेंशन सूत्र से क्वेश्चन आप लोग का हमेशा ALP का एग्जाम में आता है फ्रेंड्स, और आप लोग याद कर लीजिए, नहीं याद नहीं करना पड़ेगा, आप लोग को यूज करना पड़ेगा कंसेप्ट का।
चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, यदि दिए गए संकेतों में अपने अर्थ हो, यदि दिए गए संकेतों में अपने अर्थ हो तो जी आर स्क्वायर बटा एम प्रदर्शित करेगा। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जी आर स्क्वायर जो फार्मूला होता है ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े हुए हैं, जी का हम लोग फार्मूला ही पढ़ते हैं। देखिए जी का हम बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, तो जी आर स्क्वायर बाय क्या होता है, एम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, बातें करना चाहते हैं जी होता क्या। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद है जी से बारे में। देखिए जी के बारे में आप लोग को 10 क्वेश्चन बता रहे हो। सबसे पहले देखिए जी से आप लोग 10 क्वेश्चन में, आप 10 नहीं कम से कम 3-4 बता देता हूँ जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले जी एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक होता है। क्लियर है, इसके साथ साथ इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू पूछता है तो याद रखिए 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, ये याद रखिएगा। इसका यूनिट होता है देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है यूनिट होता है। अब इसका जो वैल्यू होता है वह याद रखिएगा हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था, और ये एक प्रकार का नियत वैल्यू होता है, यानी कहीं भी ये वैल्यू इसका चेंज नहीं होता। तो याद रखिए ये आप लोग का एक नियंत्रक होता है। क्या होता है, ये नियंत्रक होता है, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता। इसके साथ साथ याद रखिएगा जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था। क्लियर है, ये सारी चीज़ों को मैं बता दिया हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और याद रखिए ये आप लोग का जो जी है एक प्रकार का ये अदिश राशि, क्या फ्रेंड, ये अदिश राशि है, लेकिन ये जी तो अदिश है, लेकिन ये स्मॉल जी जो होता है ना एक प्रकार के सदिश होता है। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा आप लोग। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन मूल रूप से किससे विरुद्ध है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन उस समय याद आता है जो मैं क्लास 10th को पढ़ाता था। तो देखिए चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो देखिए चिपको आंदोलन जो हमेशा चला था, याद रखिए उत्तराखंड में चला था। उत्तराखंड में चला था जिसमें वन को कटाई से रोकने के लिए चला था। तो ऑलमोस्टली राइट आंसर क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लियर कीजिए। क्लियर है, इसके साथ साथ याद रखिएगा चिपको आंदोलन जो चला था वह उत्तराखंड के रामगढ़, उत्तराखंड के कुछ था जिला रेनीगल गांव में चला था। क्लियर है, और ये याद रखिएगा इसका जो मेन पर्यावरण था वह सुंदरलाल बहुगुणा था। क्लियर है, ये आई थिंक लगता है 1973 में चालू हुआ था, 1973 में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है, उसे क्या कहते हैं। तो हमेशा याद रखें इसे बोलते हैं सुपर बग। क्या बोलते हैं, सुपर बग। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन क्या है ये। 8 ओम 4 ओम और 12 ओम मूल्य के प्रतिरोधक समांतर परिपथ से जुड़े हैं, तो परिपथ में समतुल्य प्रतिरोधकता क्या होगी। यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग को निकालना है समतुल्य प्रतिरोधकता। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, केवल जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पे 3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं 3 को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे का ऐड ऑफ फ्रैक्शन करते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं। ये फार्मूला से बैठा देंगे तो इसका एलसीएम आएगा 12, यानी कि यहाँ पे 12 नहीं आएगा 24 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 24 आएगा इसका एलसीएम, ये 3 टाइम्स आएगा। 4 का पाला में 24 कितना होता है, 6 बार में आता है, फिर यहाँ 2 कीजिए, 6 2 8 3 11, यानी कि यहाँ पे टोटल अगर वैल्यू निकालेगा तो फ्रेंड्स आप लोग का 24/11 आएगा, और यानी कि वैल्यू निकालेगा तो 2.1 यानी कि 2.1 ओम आएगा। क्लियर है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या लिख रहा है, इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, ऑलमोस्टली 2.1 होगा। ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रभावी प्रतिरोध ए बी के बीच क्या होता है। देखिए आप लोग को ए बी का प्रतिरोध निकालना है। सबसे पहले देखिए एक यहाँ पे 1 ओम है, अब देखिए यहाँ पे तीनों को निकालना है। तो देखिए पैरेलल में है ना, तो हम लोग क्या टोटल आर देखते हैं, ये यानी कि देखिए सारे में आर क्या है 3 था, और टोटल एन भी कितना 3 था, तो हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ऑलमोस्टली इसको सॉल्व किया तो ये भी आप लोग का 1 ओम आएगा। अब यहाँ भी देख रहा था 1 ओम, तो तीनों को ऐड करिए कितना आएगा 3 ओम आएगा। तो राइट आंसर अगर कीजिएगा तो 3 ओम आएगा। ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो 3 ओम इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। क्लियर है, चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। देखिए फ्रेंड इसमें क्वेश्चन आता है ना एन एक समान प्रतिरोधक से बनने वाली अधिकतम संयोजन कितना होता है। देखिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर बोलेगा एन समान प्रतिरोधक से बनने वाले अधिकतम संयोजन, देखिए क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब भी बोलेगा अधिकतम संयोजन, मैं लिख देता हूँ अधिकतम संयोजन, तो हमेशा याद रखिए इसका एक फार्मूला होता है जो आप लोगों के लिए काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा। तो अधिकतम संयोजन का फार्मूला तो 2 लिखते हैं पर पावर n-1 करते हैं, ये याद रखिएगा। अधिकतम समान के लिए बोलेगा समान प्रतिरोधक से बनने वाले अधिकतम संयोजन बोलते हैं तो 2n। देखिए यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ बढ़िया से। देखिए अगर आप लोग को बोला समान प्रतिरोध से, देखिए लिखा हुआ है, अगर समान प्रतिरोध से बोलेगा ना तो उसके लिए 2n-1 करेंगे। क्लियर है, वही अगर असमान से बोलता है असमान से तो उसके लिए फार्मूला हम लोग क्या करते हैं 2n लिखते हैं। ये दोनों फार्मूला को याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती है तो
किसकी उपस्थिति इंगित होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती है तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होती है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। देखिए आप लोग बनाए भी होंगे इसका डायग्राम को। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड हम लोग सबसे पहले इसके अंदर क्या शो करते हैं, तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ शो करेंगे, यहाँ पे साउथ शो करेंगे। अब आप लोग को बनाना पड़ेगा। देखिए आप लोग को ऑलमोस्टली पड़ेगा नॉर्थ से साउथ को जाता है। देखिए हम लोग क्या करें, नॉर्थ से साउथ को गमन करवा रहे हैं। इसी प्रकार आप लोग भी स्टेप से कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आप लोग को पता, स्टेप से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ये होता तरीका इसका। क्लियर है? तो इसमें याद रखिएगा, जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती है तो किसकी उपस्थिति को इंगित करती है? तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को। तो राइट आंसर जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, यानी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है? इसके साथ साथ देखिए चुंबक ध्रुव में, यानी कि चुंबक जो होता है उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर निकलता है और दक्षिणी ध्रुव से अंदर की ओर प्रवाहित होता है। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए आ चुका आप लोग को वेन डायग्राम का क्वेश्चन। क्या लिख रहा है? सभी कैंडी अच्छी है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड सभी कैंडी को देखिए क्या बोल रहा है, सभी कैंडी अच्छी है। तो चलिए मान लेते हैं मैं सभी कैंडी है, ये कैंडी आप लोग का, तो सभी कैंडी को मान लिया अच्छी, तो ये हम लोग अच्छी मान लिया। चलिए बहुत अच्छी है ये, तो सभी कैंडी को अच्छी मान लिया। उसके बाद बोल रहा कुछ अच्छे कुकीज है, तो देखिए कुछ अच्छे को हम लोग कुकीज मान लिया, यहाँ पे कुकीज लिख दिए। क्लियर है? और आप लोग सॉल्व कीजिए। क्या लिख, ओहो सभी कुकीज अच्छे हैं, यहाँ पे गलती में कर दिया। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को लिखा सभी कुकीज अच्छे हैं, तो यहाँ पे तो अच्छी कर दिया हूँ। अब लिखा सभी कैंडी अच्छी है, यहाँ पे लिखा फिर सभी कुकीज अच्छे हैं। तो देखिए यहाँ से आप लोगों को सभी कुकीज को अच्छे करना था, मेरा से मिस्टेक हो गया। अब क्वेश्चन में आइए देखिए निष्कर्ष क्या लिख रहा है। पहला, कुछ कैंडी कुकीज है, तो देखिए कुछ कैंडी कुकीज है और कुछ कैंडी कुकीज है। फ्रेंड्स ये आप लोग देखिए सभी कुकीज अच्छे हैं। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा, ये मिस्टेक हो गया वेन डायग्राम में। आप लोग को बनाने के लिए तरीका मैं जो बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। सभी कैंडी अच्छी है, सभी कैंडी अच्छी है, सभी कुकीज अच्छी है। तो देखिए अच्छी कॉमन आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक गोल लेंगे, यहाँ पे हम लोग अच्छी को लेंगे। सबसे पहले देखिए अच्छी को ले लेंगे। क्लियर है? अब इसी में क्या करेंगे, देखिए एक हम लोग ये ले लिए, ये कैंडी ले लेंगे और ये क्या ले लेंगे, कुकीज ले लेंगे। देखिए मैं आप लोग, ये आप लोग का कैंडी है, अरे हो जाना भाई साहब, ये फ्रेंड्स आप लोग का कैंडी है और ये क्या कुकीज है। और आप लोग बनाइए, पहला क्या लिख रहा, कुछ कैंडी कुकीज है, तो देखिए कुछ कैंडी कुकीज है, नहीं तो पहला कैंसिल कर देंगे। फिर लिख रहा कुछ अच्छे कुकीज हैं, तो ऑलमोस्टली हो जाता है। राइट आंसर करें तो केवल दो निष्कर्ष करता है। मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया हूँ, देखिए फिर से बताता हूँ। सबसे पहले देखिए सभी कैंडी अच्छी है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों में सभी के लिए तो कॉमन क्या अच्छी है, तो हम लोग सब देखिए फिर से बता रहा हूँ, देखिए सभी कैंडी अच्छी है, तो हम लोग फ्रेंड्स सबसे पहले कैंडी को मान लिए। देखिए सारे कैंडी को क्या किए हैं, अच्छी मान लिए, तो ये सारे कैंडी को फ्रेंड्स हम लोग अच्छी मान लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? फिर लिख रहा सभी कुकीज अच्छे हैं, तो यहाँ मान लेते हैं कुकीज, तो यहाँ पे कुकीज को क्या बोल रहे हैं, अच्छी मान रहे हैं। इस टाइप से आप लोग को बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की बहन है, एस आर का पिता है, पी की पत्नी और एस के बीच क्या संबंध है। देखिए सबसे पहले बोला पी क्यू का भाई है, तो फ्रेंड्स हम लोग बनाएंगे। देखिए पी जो है क्यू का भाई है, तो आप लोग का पी को क्या करना, प्लस करना है। क्लियर है? अब बोला आर क्यू की बहन है, आर जो है ना क्यू की बहन है, यानी आर जो आप लोग का क्यू की बहन है। अभी तक क्यू के बारे में पता नहीं क्या है। क्लियर है? फिर बोल रहा एस आर का पिता है, यानी एस जो है ना वो आर का पिता है, यानी एस जो आप लोग का आर का पिता है। पी की पत्नी और एस के बीच क्या संबंध है, तो पी की पत्नी कौन है, तो पी की पत्नी मान ली, यहाँ पी की पत्नी यहाँ पे आएगा ना। अब एस का संबंध क्या, तो इस टाइप से अगर कीजिएगा तो ऑलमोस्टली क्या होगा, तो ये बहु और ससुर हो जाएगा। देखिए बहु और ससुर होगा ना, हाँ, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बहु और ससुर होगा। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, बहु और ससुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द स्क्वायर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा। सबसे पहले स्क्वायर है, देखिए ए सी क्यू यू आई आर में लिख दिया। क्लियर? अब अंग्रेजी वर्णमाला में शब्द आइए, सबसे पहले क्या होगा, ए लिखेगा, इसके बाद अगर आप लोग देखिए तो सी ही आएगा, फिर आप लोग के बीच में ई आएगा, फिर आप लोग के बीच में है आई आएगा, फिर क्या है लिखेगा आर, फिर लिखेगा आर के बाद अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, सॉरी क्यू के बाद लिखेगा आर, फिर क्या लिखेगा यू। अब अगर आप लोग इसमें देखिए कौन कौन परिवर्तित नहीं हो रहा, पहला ए आप लोग का परिवर्तित नहीं हो रहा, सी भी परिवर्तित नहीं हो रहा, फिर आर भी परिवर्तित नहीं हो रहा, यानी 3 परिवर्तित नहीं हो रहा। और भी कोई वैसा है क्या, यानी 3 परिवर्तित नहीं हो रहा, तो फ्रेंड 3 ऐसा हो रहा है जो परिवर्तित नहीं हो रहा, तो राइट आंसर होगा 3, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो हाँ यही 3 होगा, तो यानी कि 3 होगा। क्लियर है? तो बोला कि कितने स्थान परिवर्तित होगा, तो ऑलमोस्टली यानी परिवर्तित कौन रहा, यानी 1 2 3 4, यानी 4 परिवर्तित हुआ, 3 अपवर्तित रहा। तो 4 क्वेश्चन लिख रहा परिवर्तित के बारे में, तो 4 परिवर्तित हो गया, 3 अपवर्तित हो गया। क्वेश्चन ट्विस्ट था फ्रेंड्स, क्वेश्चन इजी है, लेकिन यहाँ पे बोला परिवर्तित के बारे में। अब बहुत सारे क्वेश्चन क्या मैं भी एग्जाम में बैठता हूँ तो अपवर्तित के रूप में लिख देता था। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 होगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि 19 दिसंबर 1992 को शनिवार है तो 22 दिसंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सबसे पहले आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए 19 दिसंबर 1992 को शनिवार है तो 22 दिसंबर 2009 को कौन दिन होगा। सबसे पहले आप लोग निकालिए। देखिए यहाँ पे जाए 19 दिसंबर से लेकर 2009 तक जाइए, टोटल कितना वर्ष आ रहा है। ऑलमोस्टली देखिए 19 से 9 तक जाइएगा तो फ्रेंड्स आप लोग के बीच में कुल कितना वर्ष बचेगा। तो ऑलमोस्टली आप लोग घटा दीजिए। तो यहाँ से 8 और 9 17 साल हो गया। कितना साल हो गया, 17 साल हो गया। अब सबसे पहले 17 साल हम लोग देखेंगे कि लीप ईयर कुल कितना है। तो हम लोग देखिए 17 साल का ना तो टोटल 4 × 16 यानी 4 लीप ईयर होगा। तो 4 लीप ईयर होगा तो प्रत्येक लीप ईयर में 2 दिन होता है। अब यहाँ पे सामान्य ईयर का देखेंगे तो 13 साल हो गया और 13 साल में प्रत्येक में एक और डे होता है। तो यहाँ से टोटल निकाले 8 हो गया और 13 एकम 13 यानी 18 3 21, टोटल आ गया 21। तो 21 को हम लोग क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। ऑलमोस्टली 7 को 21 से डिवाइड करते 0 आएगा। यानी कि फिर ऑड डेज की संख्या का निकालते, देखिए मैं लिख देता हूँ, अगर ऑड डेज की संख्या निकालते तो आप लोग का कितना आ गया 0 आ गया। ये आप लोग का 19 दिसंबर की बात कर रहे हैं, क्लियर है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बोल रहा है 22 दिसंबर के लिए, यानी 19 में 19 के बाद 3 दिन जोड़िए। तो 3 दिन जोड़िए ना आप लोग, शनिवार में 3 दिन जोड़ दीजिए। तो ऑलमोस्टली शनिवार में 3 दिन, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, तो ऑलमोस्टली इसका राइट आंसर होगा मंगलवार। तो ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए इसमें आप लोग का स्थान बताना है, कौन सा स्थान आएगा। 3 के बाद 10 39, तो इसमें आप लोग को इंक्रीज करना है। सबसे पहले 3 का क्या रिलेशन बैठाएगा 10 से। देखिए शुरू वाला को बैठा लीजिए। मैं क्या करता हूँ, देखिए 3 को आगे 2 से गुना किया, 3 दूनी 6 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर कर दे 6 4 10 हो गया। उसमें 10 का 39 से करना, तो 10 दिया क्या करेंगे 3 करेंगे, फिर क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया ना। तो उसी प्रकार आप लोग को हमेशा करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहता है 3749, तो हम लोग क्या पहला में 2 से किए, अगला में 3, यहाँ पे करना 3 के बाद 4 में करेंगे तो 39 को हम लोग किससे गुना करेंगे फ्रेंड्स। तो 39 को हम लोग गुना अगर करेंगे तो 4 से गुना करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो अगर आप लोग सॉल्व किए तो यहाँ 172 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के लिए सही मिलान कौन सा है। देखिए आप लोग ऑलमोस्टली यूज भी करते होंगे। सबसे पहले बड़ी कंपास का, तो देखिए बड़ा है तो बड़ा, तो हमेशा याद रखिए बड़ी कंपास का प्रयोग हम लोग करते हैं बड़ी वृत्त खींचने में। तो राइट आंसर पहला का 3 करेंगे। फिर बड़ा डिवाइडर, तो डिवाइडर का प्रयोग कहाँ करते हैं, रेखा को विभाजन करने में। तो रेखा को विभाजन करने में इसका ये कर देंगे। रूलिंग पेन, तो ऑलमोस्टली रूलिंग पेन का प्रयोग करते हैं रेखाओं को इंक करने में, रेखाओं को इंक करने में पहला में कर देंगे। और लेड के इसका प्रयोग करते हैं पेंसिल को लेड करने में, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं, क्लियर है। चलिए बाकी आप लोग देख लीजिए मैच करके, यानी मैच कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर, क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आप लोग बीच ये रहा, दिए गए चित्र में दिया गया प्रत्येक चिन्ह किस प्रकार की बिल्डिंग को प्रदर्शित करता है। फ्रेंड जब भी इस टाइप का अगर बिल्डिंग आता है तो उसे बोलते हैं सिम बिल्डिंग। क्या बोलते हैं, सिम बिल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए को काफी मोहब्बत से क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। देखिए एक होता है प्लग बिल्डिंग, तो ऑलमोस्टली प्लग को हम लोग इस टाइप से लगाते हैं तो प्लग कर सकते हैं, क्लियर है। एक होता है प्रक्षेपित, प्रक्षेपित मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा। बैंकिंग के लिए क्या करते हैं, देखिए इस टाइप से आप लोग बैंकिंग के लिए कर सकते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र बी में मशीन ड्राइंग में किस प्रकार का चीज को दर्शाएगा। देखिए ड्राइंग में बोल रहा, तो ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं एक प्रकार का प्रतिदर्शन को दर्शा रहा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये तो प्रतिदर्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिए, क्लियर है। बी बोल रहा ना, ये बी के लिए बोल रहा था। तो ये जो बी आप लोग को जो दर्शा रहा ना, ये प्रतिदर्शन को शो कर रहा। बात करते ए के बारे में, तो देखिए ए जो हो रहा है वो आप लोगों को खुरदरेपन को दर्शाता है। ए किसको दर्शा कर रहा है, खुरदरेपन को। वही सी, तो सी जो दर्शा रहा है आप लोगों को फ्रेंड्स, सी जो दर्शा रहा है वो बेबीनॉस या फिर लंबाई को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम का वर्तमान आयु उसके पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुना है, तो अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु से 3 गुनी होगी, तो रहीम की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग यूज कर सकते हैं, रहीम की वर्तमान में उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुना है। मान लेते हैं सविता की आयु, सविता को क्या मानेंगे एक्स मान लेंगे। तो ऑलमोस्टली अगर रहीम के निकालेंगे तो क्या होगा 5x होगा, क्लियर है। अब क्या बोल रहा, अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु, तो रहीम को क्या माने थे, तो देखिए अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु का 3 गुना होगा। तो ऑलमोस्टली सविता को x माने थे तो ये भी 7 वर्ष बाद बढ़ेगा ना। ये सविता का मान लें x + 7 कर दिए, और इसका भी क्या करेंगे रहीम का 5x। अब क्वेश्चन पढ़िए, अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु का 3 गुना, किसकी आयु का बोल रहा, सविता का, सविता की आयु का करना ना।
तो देखिए जिसका काम है बोल देगा उसी में आप लोग गुना कर दीजिएगा। क्लियर है? तो सविता के बोला तक जिसमें अब इसको सॉल्व कीजिए। ऑलमोस्टली सॉल्व किए 3x करेंगे प्लस यहाँ पे 21 होगा बराबर बराबर करेंगे तो 5x प्लस 7 आएगा। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो देखिए 3x में से 5x माइनस होगा तो -2x बचेगा इक्वल टू 7 में से 21 जाएगा तो -14 बचेगा। तो x का वैल्यू निकालेगा तो 7 बचेगा। क्या बचेगा? 7। आप लोग को क्या निकालना? रहीम की आयु। तो हम लोग रहीम की आयु क्या माने थे? 5x माने तो x का वैल्यू 7 होता है तो 7 बचे कितना होता है? 35 होता है। तो हम लोग राइट आंसर निकालेंगे 35 पर। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया। यदि पहला भाग 126 रुपये है तो कुल राशि क्या होगा? देखिए जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो देखिए सबसे पहले 6-5 को क्या करें? ऐड कर देंगे। ऑलमोस्टली देखिए 6-5 को ऐड कर देंगे। अब दोनों में पहला यानी कि कितना, इसमें पहला भाग कितना रहा? यानी 126 लिख रहे हैं, यानी 6 का भाग लिख रहे हैं 126। तो ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं कितना गुना है? 21 है। तो हम लोग 5 को भी क्या करें? 21 से गुना कर देंगे। तो इसको गुना कीजिएगा तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 यानी कि 105 आंसर आएगा। ऑप्शन है और कुल राशि बोला तो दोनों को जोड़ दीजिए। 6 5 11, 2 और 1 3, 1 1 2 यानी 231 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 11% बढ़ा दी जाए और 10% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में हुए कुल परिवर्तन का पता लगे। सबसे पहले जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग रामबाण का फॉर्मूला यूज करें। लंबाई में 10% 11% इंक्रीज कर रहे थे तो यहाँ प्लस करेंगे, फिर 10% प्लस माइनस होता है 11 इंटू क्या करेंगे 10 बाई क्या करेंगे फ्रेंड्स 100 करेंगे। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 11 में से ये जाएगा तो ऑलमोस्टली 1.1 बचेगा। अब देखिए 1.1 में से 1.1 जाए तो -0.1% बचेगा, यानी कि 0.1% की कमी होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 23 गुनी हो जाए तो इसकी परिधि पिछली परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी? देखिए ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा पूछता है। ये आप लोग का रेलवे आरपीएफ में पूछता था 2018 में, मुझे आज भी याद है। तो बोला यदि एक वृत्त की त्रिज्या 23 गुनी कर दी जाए तो उसकी परिधि पिछले परिधि की तुलना में कितनी गुनी होगी? देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि वृत्त की पूर्व परिधि, और मोस्टली वृत्त की पूर्व परिधि को हम लोग क्या मान रहे हैं? 2πr। क्लियर है? अब नई परिधि को क्या बोल रहे हैं? तो क्या बोल रहे हैं? परिधि को कितना गुना कर रहे थे? यहाँ पे 23 गुना कर रहे हैं ना। सबसे पहले पूर्व के लिए मान लें 2πr। क्लियर? अब कर रहे हैं 23 गुना कर रहे हैं तो ऑलमोस्टली देखिए नई परिधि निकाले तो 2π कर, इसका r के लिए कितना करेंगे? 23 को r से गुना कर दें, यानी कि यहाँ पे निकालिए तो 20, यहाँ पे टोटल निकालिए 23 r कर 2πr कर दें, यहाँ पे 23 को कर दिए। अब देखिए ये पुराना था, अब नया में कितना गया? 23, तो 23 ही रह गया ना। नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले पुराना के लिए आप लोग क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या 2πr होता है। नई के लिए क्या होता है? 2π करेंगे, r के लिए क्या बोला? 23 गुना। तो हम लोग यहाँ पे 23 कर दिए और यहाँ पे r कर दिए। इसको सेटिंग कीजिए तो देखिए 2πr को हम लोग एक साथ कर दिए, ये 23 को अलग कर दिए। और मोस्टली देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, ये 2πr ही आप लोग का 2πr हो गया ना। तो ये कितना बच गया? 23 गुना। तो राइट आंसर करेंगे तो 23 गुना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए याद रखिएगा ये जितना गुना करते वही रहता है आंसर। अगर 23 था तो 23 ही रहता, 22 रहता तो 22 ही रहता, ये सेम होता है प्रोसेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बनाना है। श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात करें। 423 का लिख रहा है, 407, 434, 418, 445। ऑलमोस्टली अगर आप लोग इसमें देखते हैं पहला में क्या हो रहा? पहला में 16 घट रहा, अगला में देखिएगा तो फ्रेंड 27 ऐड हो रहा, फिर अगला में देखिएगा तो 16 घट रहा, फिर देखिएगा तो 27 जुट रहा। तो हम अगला में घटाएंगे 16 को घटा देंगे तो 445 में से 16 को घटाएंगे तो 429 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी सी इज द राइट आंसर। एक स्थैतिक आवेश उत्पन्न करता है। हमेशा याद रखिए फ्रेंड, एक स्थैतिक आवेश जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र ऑलमोस्टली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नहीं ना, स्टैटिक्स आवेश जो होता है एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ये गलत हो गया। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एक स्टैटिक्स जो चार्ज होता है ना, देखिए स्टैटिक्स चार्ज में क्या होता है? केवल वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, तो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, नहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी करना पड़ेगा, यानी कि एक स्टैटिक्स जो होता है फ्री चार्ज होता है वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। याद रखिए एक स्थैतिक आवेश केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ या केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्लियर है? याद रखिएगा वही बातें करना चाहते हैं गतिशील आवेश का, तो हमेशा याद रखिए एक गतिशील आवेश जो होता है विद्युतीय आवेश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। क्लियर है? और वही एक त्वरित आवेश जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय आवेश और ऊर्जा तीनों को उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पे सत्य के बारे में बोल रहा, कौन सा कथन असत्य? पहला
पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमान M1 और M2 जो कि दूसरे से r दूरी पर है, मध्य गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1:1 होगा। तो देखिए ये तो ऑलमोस्टली सही है। पहला अनुपात अगर दोनों का तो सेम तो वही रहेगा ना, 1:1 ही रहेगा। न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, जी का ऐसा ही मात्रा होता है, ऑलरेडी हम बता भी दिए थे। जी का सर्वाधिक मान सभी वस्तुओं के बीच दूरी पर निर्भर नहीं करता, नहीं ये आप लोग का निर्भर नहीं करता है। फिर लिख रहा जी का मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये भी नहीं करता। तो इसके अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन प्लेटफॉर्म बुक का होता ना, रियली बता रहा हूँ, से केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। अगर आप लोग का कंसेप्ट नहीं आता ना तो आप लोग का कभी नहीं बनेगा जिस टाइप से क्वेश्चन लिख रहा है। देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वह उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 × M2 होता है, और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम का अनुपात ये होता है। क्लियर है। अब इसी से अगर आप लोग निकालते हैं तो एफ बराबर निकालते हैं फ्रेंड, तो जी लिखाता है ये M1 × M2 लिखते हैं बाय r² लिखते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए जब कोई वस्तु पृथ्वी पथ पर गति करता है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। हमेशा याद रखिए जब भी घूर्णन करते हुए लगे ना तो उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं फ्रेंड, अभिकेंद्रीय बल, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। ऑलमोस्टली इसका फॉर्मूला जानते होंगे, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, mv² बाई क्या होता है, आर होता है। तो इस टाइप से आप लोग काफी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। कौन सा वस्तु का आंतरिक गुण होता है। याद रखें किसी भी वस्तु का आंतरिक गुण जो होता है वह जड़त्व होता है। क्या होता है, ये जड़त्व होता है, या फिर द्रव्यमान भी होता है। तो द्रव्यमान इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो जड़त्व होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जड़त्व। याद रखिए वस्तु का जो आंतरिक गुण होता है उसे बोलते हैं जड़त्व भी बोलते हैं या फिर द्रव्यमान भी बोलते हैं। तो अब ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जड़त्व होता है, इसलिए आप लोग दोनों को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। याद रखिएगा जड़त्व जो होता है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। इसका डायमेंशन सूत्र को याद कर लीजिए। देखिए m लिखिएगा, l लिखिएगा, T⁻⁻2 कीजिए, ये इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर है। चलिए संवेग क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज संवेग। क्लियर, या मोमेंटम। चलिए वेग का ऐसे मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये सारी चीज़ों को याद रखेगा। आयाम क्या है, देखिए आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे मशीन के बारे में। तो आयाम वह बल है जो लीवर पर लगाया जाता है, यानी कि जो लीवर पर लगाया जाता है बल उसे बोलते हैं आयाम, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, यानी सी को। क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें एक होता है मैकेनिकल एडवांटेज, यानी कि यांत्रिक लाभ का फार्मूला होता है। तो एम का वैल्यू जो होता है वो भार बटा आयास होता है, भार बटा आयास होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सुपारी को 40 kgf के प्रभाव द्वारा सरौता में काटा जाता है। यदि सरौता का हैंडल 20 सेंटीमीटर लंबा हो, हिंज या पेंच से यह सुपारी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो यह लंबाई न्यूनतम कितना बल देगा जो इसे काटा जाए। तो फ्रेंड देखिए इस टाइप्स के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे आघूर्ण के नियम से। तो आघूर्ण का नियम ये बोलता है भार गुना भार भुजा। देखिए मैं लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है भार गुना भार भुजा। मैं लिख देता हूँ, याद कर लीजिएगा, भार गुना भार भुजा। सबसे पहले भार गुना भार भुजा बराबर होता है आयाम गुना आयाम भुजा, ये फार्मूला होता है। और मोस्टली भार देख रहे हैं तो 20 है, भार भुजा इसमें कितना लिख रहा था, 2 सेंटीमीटर। देख सकते हैं लिख रहा था ये, तो 2 सेंटीमीटर लिख रहा था ना, हाँ 2 सेंटीमीटर लिख रहा था। अब लिख रहा आयाम, तो आयाम आप लोग को निकालना था, और आयाम भुजा कितना था, 20 सेंटीमीटर था। आप लोग सॉल्व कीजिए फ्रेंड। देखिए 2 40 20 का पारा में 40, 2 बार में 2 दूनी कितना गया 4, तो इसमें राइट आंसर 4 kgf आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करें। देख लीजिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले देखिए आप लोग को इसमें आघूर्ण के नियम को पता करना पड़ेगा। फार्मूला होता है भार गुना भार भुजा बराबर आयाम गुना आयाम भुजा होता है, आयास गुना आयास भुजा होता है। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन आता है सरौता। ऑलमोस्टली पढ़े होंगे सरौता किस में आता है, सेकेंड लीवर में आते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। ऑलमोस्टली फ्रेंड ये जो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है। क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स याद रखिएगा जड़त्व के कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व होता है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है उस चीज़ को। मैं त्वचा विज्ञान त्वचा से संबंधित होता है, जस्ट लाइक सेम बाल चिकित्सा नहीं इसमें। और देखिए ऑर्थोपेडिक्स जो होता है ना, ये आप लोग का हड्डियों से जुड़ा होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। देखिए ब्रह्मांड, प्लूटो और सौरमंडल। सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले याद ये पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है। ब्रह्मांड में प्लूटो अलग है और सौरमंडल ही अलग है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में 84 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो देखिए
चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। SP 46 2003 के अनुसार एक एल्बो 45 डिग्री का फ्लेट जोड़ का प्रतीकात्मक संकेत क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें 45 डिग्री का फ्लेट जोड़, तो हमेशा याद है कि फ्लेट जोड़ के लिए क्या करते हैं, देखिए मैं आप लोग को बता दें, इस टाइप से कीजिए, इस टाइप से कर देना पड़ेगा, यहाँ पे डबल कीजिएगा, यहाँ पे डबल कीजिएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी अगर आप देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग का आ रहा, तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो इसमें ये होगा। वही अगर आप लोग को बोलते हैं स्क्रू जोड़ के लिए, तो स्क्रू जोड़ के लिए ये होता है, यानी स्क्रू को बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, चलिए अब ये अगर हम लोग बात हैं, इसको बोलते हैं बेल स्प्लिट गोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेल स्प्लिट गोड बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। यदि एक क्षैतिज तल HP के साथ एक रेखा को आभासी एवं प्रत्यक्ष अभिनत का एक समान होता रेखा क्या होगा। हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, इसमें जो होगा वह ऊर्ध्वाधर तल के समांतर होता है। क्या होता है, ये ऊर्ध्वाधर तल के समांतर, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। एक अष्टभुजी बहुभुज में को क्या कहते हैं, देखिए अष्टभुजी है तो हमेशा इसको बोले आ से ऑक्टागोन बोलेंगे, क्या बोले, ऑक्टागोन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है, और याद रखिए इसका अगर पूछता कुल कितना आंतरिक कोण कितना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल एंगल लेंगे n-2 गुना 180 करेंगे, और मोस्टली इसमें n का वैल्यू 8 था, तो 8 में से 2 गया 6, 6 को गुना करते 1080 से, और मोस्टली गुना किए 8 6 48 हो गया, फिर यहाँ पे 6 n-2 गुना 180। हाँ, तो इसे सॉल्व करते यानी टोटल एंगल ये आता है अंदर का। क्लियर है, 10/60। हाँ, तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते थे। क्लियर है, इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिए इसका संपूर्ण कोण होता है 1080 डिग्री होता है। चलिए अब हाँ, अब इसका अगर प्रत्येक बराबर कोण की बात करते हैं तो 45 डिग्री। इसका मैं कंफ्यूज कर, देखिए अष्टभुजी बोला ना, तो आंतरिक कोण बोलते तो फॉर्मूला ये लिखेगा n-2 गुना 180 होता है। अब इसके अकॉर्डिंग n का वैल्यू कितना था, 8, 8 में 2 गया 6, अब 6 को गुना करना था आप लोग को 180 डिग्री से, और मोस्टली गुना करते तो ये आप लोग का आता। क्लियर है, ये होता है इसका आंतरिक कोण होता है, प्रत्येक डिग्री पे बोलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 1080 को हम लोग कितना था 8, तो 8 से डिवाइड करते तो 45 डिग्री आता। चलिए वह संख्या ज्ञात करिए जिसका 4/5वां भाग उसके 3/4वें भाग से 4 अधिक है। देखिए जब भी स्टेप्स का आता है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखिए 4/5वां भाग है और यहाँ पे 3/4 चौथा भाग है, दोनों कैल्शियम लेंगे, तो दोनों कैल्शियम निकालिए कितना आएगा, 5 20 30 कितना आएगा, 60 आ जाएगा ना, 5 10 हाँ 20 आएगा, तो देखिए 20 कर दिए, यहाँ पे दोनों 20 कर दिए, 5 का पढ़ा 20 4 बार में आ गया, 4 का पढ़ा 20 5 बार में, यानी कि देखिए यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, दोनों का डिफरेंस यानी 1 है, तो 1 का वैल्यू लिख रहा 4, 1 का वैल्यू लिख रहा 4, तो हम लोग देखिए यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना लिख रहा है, 4 लिख रहा ना, तो हम लोग माने थे कितना 20 को माने थे, तो हम लोग 4 को कितना गुना करेंगे फिर 20 से, तो 20 चौक कितना होता 80 होता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। 1 और 111 के बीच की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले 1 से लेकर आप लोग गिनती लिखे 1 2 3, आप लोग को डायरेक्टली जाना कहाँ तक है 111 तक, और मोस्टली इसमें देखिए सम संख्या निकालेगा तो सबसे पहले 2 लिखेगा, फिर 4 लिखेगा, फिर 6 लिखेगा, इस टाइप से अगर जाइएगा तो लास्ट आप लोग को 110 तक करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा 110 तक। हम क्या करते हैं 2 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो आप लोग लिखिए 1 + 2 + डॉट 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 55 तक जाइए। क्लियर है, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ यहाँ से फार्मूला को यूज कीजिएगा। सबसे पहले 2 था, अब देखिए यहाँ 1 से लेके 55 तक आ गया, तो सम इसमें योग ज्ञात करने क्या कहते हैं n × n-1, तो 55, फिर 55 + 1/2 करेंगे। अब देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, 55 को 56 से गुना करेंगे तो ऑलमोस्टली 3080 आएगा, तो राइट आंसर करेंगे 3080 आएगा, तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसे आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो ऑलमोस्टली आ जाएगा राइट आंसर 117 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिए गए 7 प्रश्नों में 6 7 10 12 13 8 14 का प्रसरण ज्ञात करें। जब भी प्रसरण ज्ञात करने बोलता है फ्रेंड तो आप लोग क्या कीजिए सारे को आगे ऐड कीजिए। देखिए 6 7 13 10 23 12 कितना 25 25 से 13 38 38 और 38 हो गया, 38 से 8 कितना 44 44 4 48 से 58, तो यहाँ पे टोटल सबको ऐड करना था, मैं गलत जोड़ दिया, फिर से जोड़ता हूँ, रुकिए 7 6 13 10 23 23 से 2 25 10 35 35 से 3 38 38 से 48 48 और 8 कितना होता है 48 और 8 होता है 56 56 से 60 10 70, यानी टोटल 70 आ रहा। टोटल कितना था 7 था, तो यहाँ पे देखिए 10 आ रहा, क्या आ रहा है ये 10 आ रहा, लेकिन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रसरण, यानी कि प्रसरण का निकालना था। तो अब ये आप लोग का जो 10 आया ना, देखिए यहाँ पे हम लोग मीन निकालें 10 आ गया, अब क्या करेगा 10 में से 6 को घटाएंगे तो 10 में से 6 के कितना बचे 4, अब जो आएगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 16 कर दिए, फिर 10 में से 16 में से 6 को 9 7 को घटाएंगे तो 9, तो 9 का क्या बचेगा यहाँ पे देखिए 10 के ना, तो 10 में से 7 को घटाएंगे तो ऑलमोस्टली 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आ गया। उसमें 10 में से 10 को घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर 10 में से 12 घटाएंगे -2, -2 का स्क्वायर 4 आ गया, फिर 10 में से 13 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर 10 में से 8 को घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर 4, फिर 10 में से 14 घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब सारे को जोड़ देंगे, ये आप लोगों की जो संख्या है सारे को जोड़ के कुल संख्या यानी 7 से डिवाइड करेंगे। ऑलमोस्टली अगर कीजिएगा तो देखिए 58 बटा क्या लिखिएगा 58 बटा
7 कीजिएगा, यानी कि देखा जाए तो 8.29 इसका आंसर आ जाएगा, 8.29 ये तरीका होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो 8.29 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, दिए गए समीकरण में इसका मान निकालना है फ्रेंड्स। अगर आप लोग इसको रेशनलाइजेशन करते हैं तो आप लोग को ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 20 न्यूटन का बल 4 केजी के पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा? सबसे पहले आप बताइए एफ बराबर क्या होता है। ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं एफ बराबर एम ए होता है। क्या होता है एफ बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? एम ए होता है। तो आप लोग बना लीजिए ना। देखिए हम लोग जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है। क्लियर है? तो एफ बराबर एम ए आप लोग सिद्ध भी कर सकते हैं। तो देखिए एफ का वैल्यू 20 लिख रहा है, मास का वैल्यू आप लोग को निकालना था क्या? हाँ, तो मास आप लोग को 4 दिया तो ए निकाले, तो ऑलरेडी ए को निकालेगा तो 4 × 5 = 20 होता है, यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी ईमानदारी से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होता है? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ रेडियोधर्मिता की जो एसआई इकाई होता है उसे हम लोग बोलते हैं बैकुरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैकुरल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? और याद रखें एक बैकुरल के बराबर होता है एक विघटन प्रति सेकेंड होता है। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं क्यूरी का, तो तापमान का यूनिट क्या होता है? क्यूरी भी होता है। और एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10⁻⁻ टन विघटन प्रति सेकेंड होता है। फेरेडे किसका होता है फ्रेंड्स? और मोस्टली आप लोग जानते हैं फेरेडे जो होता है धारिता का होता है। किसका होता है? धारिता का होता है। चलिए इतना मैं क्वेश्चन बता दिया हूँ। अब बातें करना चाहते हैं रेडियो सक्रिय का। तो याद है कि वे सभी तत्व जिसकी परमाणु संख्या 82 से अधिक होता है उसे बोलते हैं प्राकृतिक रेडियो सक्रिय बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, कितने मिलीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर होते हैं? सबसे बड़ा कितने मिलीमीटर? और मोस्टली फ्रेंड आप लोग जानते हैं 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है कितना बोल रहा? देखिए 10 किलोमीटर का बोल रहा था, 10 ले देंगे, यहाँ पे किलोमीटर ले देंगे। अब बताइए यहाँ पे 1 मिलीमीटर बराबर होता है कितना? 10⁻³ मीटर होता है। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं 10 किलोमीटर, तो 10 से 10 कर देंगे, 1 किलोमीटर कितना होता है? 10⁻³ होता है, यहाँ पे मीटर कर देंगे। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसी को मैं सॉल्व कर, देखिए 10⁻³ था। क्लियर है? अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक है, तो 3 और 1 कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो ऑलमोस्टली अगर इसको कीजिएगा तो देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। क्या निकालना था? 10 किलोमीटर ना, तो सबसे पहले 10 कर देंगे किलोमीटर, तो किलोमीटर में कितना? 3 ले देंगे। उसी प्रकार मिलीमीटर, तो ऑलमोस्टली पूरा 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ होता है। अब सॉल्व कीजिए, यहाँ पे सबसे पहले 10 पर पावर 4 हो गया, ये माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस होगा, यानी 10 पर पावर कितना आ गया? 7 आ गया। तो 10 पर पावर 7 मिलीमीटर होगा, यानी राइट आंसर कीजिए तो 10 पर पावर 7 होगा। इस कंसेप्ट को आप लोग को यूज करना है। क्लियर है? यानी कि देखिए मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, जिस चीज़ में भी आप लोग को कन्वर्ट करने के लिए वो 10 किलोमीटर बोल रहा, तो हम लोग 10 कर दें, 1 किलोमीटर में कितना होता है? 10⁻³ होता है। अब मिलीमीटर की बात करना चाहते हैं तो ऑलरेडी पता है 10⁻³ लिखते हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 10 रहने देंगे गुना 10⁻³ है ना, तो 3 ऊपर जाए तो माइनस क्या हो गया? प्लस। अगर आप लोग इसको और भी इक्वल करते हैं तो 10⁻ क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो हम लोग इसका राइट आंसर निकालेंगे तो 10⁻7 मिलीमीटर होगा। क्लियर है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो राइट आंसर 10⁻7 होगा। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत करना। सबसे पहले रैम ऑलरेडी पढ़े होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आप लोगों का सही लिख रहा। फैक्स, फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो फैक्स का होता है फैक्स फैसी स्माइल, फेसी माइल का, ये भी आप लोगों का सही है। देखिए फैक्स का फुल फॉर्म होता है फैसी माइल होता है, फेसी माइल होता है, सही है। URL का फुल फॉर्म पढ़े होंगे तो आप लोग का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो यहाँ पे देखिए रिवर्स लिख रहा, तो इसलिए आप लोग को ये ऑप्शन सी को गलत कर दीजिए। क्लियर है? तो URL का फुल फॉर्म याद रखें, U4 होता है। देखिए U4 होता है क्या? यूनिफॉर्म होता है, R होता है रिसोर्स, L होता है लोकेटर। लास्ट बोला DBMC, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सही है। तो अपने ऑप्शन नंबर सी को क्लियर करें। यहाँ पे रिजर्व के यहाँ पे क्या लिखेगा? तो रिसोर्स लिखिएगा, RESOURC होता है। क्लियर है? चलिए अब 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। समाप्त हो गया क्या? इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को के नाम से जाना जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को होस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? होस्ट के नाम से। तो ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक करेंगे। क्लियर? चलिए, और होस्ट के कई प्रकार होते हैं, जैसे वेब होस्ट होते हैं, क्लाउड होस्ट होता है, वर्चुअल होस्ट होता है, रिमोट होस्ट होता है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि 1 मीटर लंबा एल्युमिनियम के एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10⁻⁻² मिलीमीटर स्क्वायर है और इसका प्रतिरोध 2.8 ओम है। यदि इसे खींचकर इसकी लंबाई को बढ़ाकर मूल लंबाई से 8 गुने के बराबर कर दिया जाए तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? देखिए सबसे पहले याद कीजिएगा, देखिए हम लोग को रो निकालना है, यानी रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना लिखा था? 2.8 लिखा था। क्लियर है? अब इंटू 10⁻⁻² लिख रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? -6 करेंगे इंटू मीटर स्क्वायर बाय लेंथ का कितना वैल्यू देते हैं? 1। अब आप लोग सॉल्व किए तो राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना? हाँ, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे।
लास्ट क्वेश्चन, 100 ओम के एक प्रतिरोध में से 15 मिनट तक 5 एम्पियर तक की धारा प्रवाहित होने के लिए उत्पन्न ऊष्मा निकालना। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे जूल के तापमान नियम से एच का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। अब देखिए आई का वैल्यू अगर देखिए तो 5 एम्पियर था, तो 5 का 2 बार गुना कर देंगे, और आर का वैल्यू देखिएगा तो 100 ओम है। क्लियर है। अब टी का 15 मिनट था, तो मिनट को हम लोग क्या करें, सेकेंड में बदल देंगे। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो आएगा आप लोग को 225 गुना 10⁻4 जूल होगा। क्लियर है। अब इसे पॉइंट में लिखिए तो 2.25 गुना 10⁻6 जूल देख सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आते हैं, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए ये रहा आप लोग का क्वेश्चन फ्रेंड। आंसर में कन्फ्यूजन हो रहा तो आप लोग देख सकते हैं। ये रहा फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं पूरे का पूरे ऊर्जा जो भी था उससे मैं आप लोग को 100 क्वेश्चन बताया हूँ। इस प्रकार आज मैं आप लोग के बीच में सेट नंबर 19 को भी कंप्लीट कर दिया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ तो सेट नंबर 20 को भी स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर है। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच। और देखिए क्वेश्चन अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म का बुक का कंटेंट थोड़ा टफ रहता है, इस चीज़ को मैं खुद बता रहा हूँ। और देखिए अगर अभी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो प्लेटफॉर्म का बुक का यूज कर रहे होंगे तो ऑलरेडी इसमें देखे होंगे सिलेबस किस टाइप्स का देता है। होपफुली देखिए मैं पूरे इतने टफ सिलेबस को भी मैं आप लोग के बीच में 100 का 100 क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, वो भी एक ही प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन को मैं सारे का क्वेश्चन, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे आप लोग का बेसिक साइंस इंजीनियरिंग हो, चाहे कंप्यूटर हो, या फिर आप लोग का रीजनिंग हो, सारे क्वेश्चन को मैं जो मेरे पास नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करके बता देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन के लिए ट्रिक भी दे देता हूँ, बहुत सारे प्रोसेस के लिए मैं मैथ्स का ईजी करके बता देता हूँ। और वही अगर आप लोग प्लेटफॉर्म के अलावा टेक्स्ट बुक का यूज करते हैं तो मोस्टली देखे होंगे टेक्स्ट बुक का भी कुछ जो सिलेबस है वो काफ़ी टफ दिया होगा, उसमें भी अगर आप लोग सॉल्व करते होंगे तो अराउंड आप लोग का 65-70 तक ही जा रहा होगा मार्क्स। वही अगर आप लोग ऑनलाइन क्वार्टरली क्लासेस का लगाते होंगे ना तो वहाँ पे 80+ कर जाते होंगे या फिर 70 तक रहते होंगे। तो बहुत सारे टेस्ट का अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन आप लोग का पेपर में वही क्वेश्चन आएगा जो TCS सेट करेगा। तो TCS के अकॉर्डिंग पढ़िए और सारे नॉलेज का विस्तार करके ही वो TCS के बराबर होता है। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट।